नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 31। 9वीं कक्षा के योद्धाओं से लड़ना। यह एक योद्धा के लिए इतनी जल्दी हुआ जिसके सिस्टम में आध्यात्मिक मेरिडियन के कोई लक्षण नहीं थे। क्या एक योद्धा के लिए 1 महीने से भी कम समय में 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक का अभ्यास करना संभव था? कुछ लोगों के लिए ये जादू था, लेकिन अथर्व के लिए वह थोड़ा अलग हो सकता है। तुम जानबूझकर चालें चल रहे हो, जिम ने गुस्से में कहा। अगर तुम खुद कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ चालें चल रहा हूं या नहीं, अथर्व ने व्यंग्य किया। जिम को 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक अथर्व के सुधार पर अविश्वसनीय लगा। कोई इतनी जल्दी ऐसा कैसे कर सकता है? एक पल में अथर्व की 8वीं कक्षा की शक्ति बढ़ गई और सीधे जिम पर टूट पड़ी। अथर्व निडर था, हालांकि यह पहली बार था जब वह 9वीं कक्षा के योद्धा से लड़ रहा था। उसे जीतना तय था। उसकी आंखों में युद्ध की लपटें जल रही थीं। 8वीं कक्षा। भले ही आप स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा में हो, फिर भी आप आज यहीं मरेंगे, जिम ने बहादुरी से कहा। जिम भी अथर्व जितना ही बहादुर और निडर था। जिम ने अथर्व को मारने के इरादे से देखा और उसे कोई खतरा नहीं समझा। अथर्व की आंखों में लड़ने का इरादा और भी मजबूत होता जा रहा था, और फिर अथर्व बाहर निकल आया और सीधे जिम की ओर बढ़ा। एक धधकता हुआ हाथ जिम को मारने वाला था। उसने अपनी आंखें घुमाईं, उन्हें अथर्व की ओर घुमाया। अपनी ऊर्जा पर अंधेरा छाने के साथ जिम ने फिर कहा, आपको वास्तव में अपनी सीमाओं का कोई अंदाजा नहीं है, और चूंकि आप मरने की जल्दी में हैं, इसलिए मैं आज आपकी मदद करूंगा। आमतौर पर जब स्किन रिफाइनमेंट की 8वीं कक्षा का कोई योद्धा 9वीं कक्षा के योद्धा को देखता है, भले ही वह अपना सिर झुकाना न चाहे, लेकिन वह उकसाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि अथर्व उनमें से एक नहीं था और जिम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। वूश! अथर्व लोमड़ी की तरह तेज था। जिम को यह भी ध्यान नहीं था कि अथर्व पहले से ही उसके सामने था। अथर्व ने गहरी सांस ली, जैसा कि हर ध्यान की शुरुआत में होता है, और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचा। उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसने अपनी सारी ऊर्जा को सोख लिया और एक जोरदार दहाड़ लगाई जिसने सभी को अंदर तक हिला दिया। अथर्व ने अपने हाथों की ओर देखा। लपटें शानदार ढंग से जलने लगीं, मानो वे उसके शरीर का विस्तार हों। उसकी मुट्ठियां लपटें पैदा कर रही थीं। अथर्व ने युद्ध की कगार पर एक मुट्ठी जोर से मुक्का मारी। छोटे कमीने, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम 9वीं कक्षा के स्किन रिफाइनमेंट की शक्ति दिखा सकते हो, जिम ने चौंक कर कहा, जैसे ही उसने महसूस किया कि अथर्व की मुट्ठी की शक्ति पूरे इलाके में फैल गई है। जिम इस बात से बहुत हैरान था, क्योंकि अथर्व ने उसे जो दिखाया वह स्किन रिफाइनमेंट के 9वीं कक्षा के योद्धा की शक्ति थी। जिम शांत हो गया। उसने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी सारी ऊर्जा एकत्र की, और उसकी आंखों में हत्या का इरादा बढ़ गया। भले ही तुम्हारे पास 9वीं कक्षा के स्किन रिफाइनमेंट की शक्ति थी, तो क्या हुआ? 9वीं कक्षा के स्किन रिफाइनमेंट योद्धा के लिए उसे हराना असंभव था। 8वीं कक्षा के स्किन रिफाइनमेंट योद्धा की तो बात ही छोड़िए। हालांकि शक्ति इतनी तीव्र थी कि जिम को बार बार खुद से सवाल करना पड़ा, अथर्व इतना शक्तिशाली क्यों था? जो भी हो, जिम डर नहीं रहा था। वह कोई साधारण 9वीं कक्षा का स्किन रिफाइनमेंट योद्धा नहीं था, बल्कि स्नो सेक्ट के 10 बाहरी शिष्यों में से एक था। इसके बाद एक हल्की सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा ने जिम की हथेली को घेर लिया। प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसकी हथेली को सुनहरे सूरज की तरह बना दिया। जिम की मुट्ठी ने अथर्व को तेजी से और बेरहमी से दबाया। छोटे कमीने, मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा कि स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा और स्किन रिफाइनमेंट की 8वीं कक्षा के बीच कितना अंतर है। मेरी नज़र में तुम चींटी की तरह कमज़ोर हो। जिम की धीमी चीख में उसकी हथेली सीधे अथर्व की मुट्ठी से टकराए। इलाके का माहौल इतना तीव्र था कि जिम की लड़ाई जीतने की इच्छा हर जगह फैल गई। उसकी आंखें अथर्व से मिलीं। उसने थोड़ा मुस्कुराया, ये जानते हुए कि अथर्व को लड़ाई से केवल 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो वह मर जाएगा या उसे इतनी बुरी तरह चोट लगेगी कि वह लड़ाई हार जाएगा। जिम के दिमाग में जीत के अलावा इसे देखने का कोई और तरीका नहीं था। हाँ, जब मुट्ठियां टकराईं तो 2 शक्तियां टकराईं, आसपास की जगह को तेजी से चीरती हुई, उनके कान के पर्दे हिलाती हुई, और उनके पैर जमीन में गहराई तक धंस गए। जिम और भी अधिक विजयी भाव से हंसा, और उसने अथर्व को निराशा में चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए और उसके प्रहार से कमज़ोर दिखाई देते हुए देखने की उम्मीद की। लेकिन जिम ने जो देखा उससे उसके विचार हवा में गायब हो गए। जिम का चेहरा खराब हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि अथर्व की मुट्ठी से एक मजबूत बल उसकी हथेली में बह रहा था, एक पहाड़ी धारा की तरह जो उसकी पूरी बांह को तोड़ने के लिए तैयार थी। यह विश्वास करना कठिन था कि यह एक सामान्य 8वीं कक्षा के स्किन रिफाइनमेंट योद्धा की शक्ति थी। दोनों आदमियों के इर्द गिर्द आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों की तरह कंपन कर रही थी, जो शक्ति की टक्कर थी। अगले ही पल दोनों आदमी पीछे हट रहे थे। उनके तलवे जमीन पर गहरी दरारें डाल रहे थे।
अथर्व 13 कदम पीछे हट गया, जबकि जिम सिर्फ 6 कदम पीछे हटा। इस टक्कर में हालांकि जिम के पीछे कम कदम थे, लेकिन उसका चेहरा उन कपड़ों से भी बदतर था जो अभी अभी पानी से बाहर निकाले गए थे। जिम हैरान और गुस्से में था। त्वचा शोधन के दूसरे ग्रेड से बिल्कुल अलग 9वीं कक्षा त्वचा शोधन का चरम था। योद्धा की शारीरिक शक्ति इस चरण के चरम पर पहुंच जाती थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे त्वचा शोधन के दूसरे ग्रेड उत्तेजित कर सकते थे। जिम सिर्फ 9वीं कक्षा के शिखर के इतने ही करीब था, यानी त्वचा शोधन का असली शिखर। इस समय अथर्व ने सिर्फ त्वचा शोधन के 8वें ग्रेड की अपनी शक्ति से जिम के हमले का सामना किया और जिम के बराबर भी हो गया। त्वचा शोधन की 8वीं और 9वीं कक्षा की शक्ति के बीच जबरदस्त अंतर को देखते हुए 7 और कदम पीछे हटना बिल्कुल भी शर्मनाक विफलता नहीं थी। उसी समय अथर्व भी चकित था। इस तथ्य के बावजूद कि उसने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की शक्ति का उपयोग नहीं किया था, अथर्व अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था। उनका मानना था कि त्वचा शोधन की 9वीं कक्षा के औसत दर्जे के योद्धा इसे नहीं ले पाएंगे। ऐसा लगता है कि यह काफी उचित है कि जिम को स्नो सेक्ट के शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से एक माना जा सकता है, अथर्व ने सोचा। अथर्व की आंखों में लड़ने का इरादा और भी बढ़ा था, जिम को हराने के लिए और भी दृढ़ संकल्प। जिम अथर्व के लिए खुद को संयमित करने के लिए एकदम सही व्यक्ति था। आखिरकार ताकत का रास्ता मजबूत से मिलना, मजबूत को हराना और मजबूत बनना था। उनके बगल में खड़े 2 युवा लोग चकित थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिम, जो स्नो सेक्ट के शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से एक था, ने एक ऐसे शिष्य के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ी थी जो आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा में था। हम थोड़ा सा सक्षम, लेकिन अगले कदम के साथ आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे, जिम ने शांति से कहा, क्योंकि जब उसने 2 युवकों के चेहरे देखे तो उसे थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। इस समय जिम की शक्ति और भी बढ़ गई, उसकी हत्या करने की इच्छा बहुत मजबूत थी। वह खुद को दूसरे 2 आदमियों के सामने साबित करना चाहता था कि वह 8वीं कक्षा के छात्र को हरा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जिम अब छिपने का इरादा नहीं रखता था और तुरंत हत्या करने के लिए सारी शक्ति को बाहर निकालने के लिए तैयार था। असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। गहरी सांस ली और फिर अपनी शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ाया। उसने पीछे से लंबी कृपाण निकाली और आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी कृपाण के चारों ओर ज्वाला तत्वों में बदल गई जब अथर्व ने जिम की शक्ति में परिवर्तन महसूस किया। अथर्व, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम मुझे तुम्हारे लिए ये रणनीति इस्तेमाल करने दे सकते हो, एक 8वीं कक्षा का त्वचा शोधन योद्धा। जिम ने दहाड़ लगाए, गोल्डन फिंगर, जाओ मरो। अगले ही पल जिम की आध्यात्मिक ऊर्जा का हल्का सुनहरा रंग गहरा हो गया और सभी जिम की 10 उंगलियों पर पहुंच गए। जिम ने अपने हाथों को जकड़ लिया और सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा कई फीट लंबी विशाल उंगली में संघनित हो गई। अवर्णनीय शक्ति के साथ सुनहरी उंगली ने अथर्व की ओर बलपूर्वक प्रहार किया। इसका उपयोग करना समझदारी है, लेकिन तुम मेरी नॉनपल फ्लेम स्ट्राइक भी आजमा सकते हो, अथर्व ने गंभीरता से कहा, क्योंकि उसने जिम की सुनहरी उंगली पर खतरनाक शक्ति महसूस की थी। कार्रवाई में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक अथर्व ने अपनी लंबी कृपाण निकाली और अपने हाथ से उसे ऊपर उठाया। उसके पास जो शक्ति थी वह इतनी मजबूत थी कि लंबी कृपाण तुरंत अंतहीन ज्वाला तत्वों से घिर गई। अथर्व ने जिम पर लगातार वार किया और हमला किया। एक के बाद एक वार करते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कृपाण लहराई, मारने के लिए तैयार। और नॉनपल फ्लेम स्ट्राइक 5वें स्ट्राइक के साथ उसकी कृपाण जिम की लोहे की उंगली से जोर से टकराए। 1 महीने के गहन प्रशिक्षण के बाद अथर्व की नॉनपल फ्लेम स्ट्राइक का 5वें स्तर तक अभ्यास किया गया था, जिसने नॉनपल फ्लेम स्ट्राइक के लिए अधिक शक्तियों और अवसरों को अनलॉक किया। होंग होंग, सुनहरी और लाल क्रूर आध्यात्मिक ऊर्जाएं एक पल में टकरा गईं और दोनों पुरुषों के केंद्र को फिर से तरंगित कर दिया और उनके चारों ओर तेजी से फैल गया। उसी समय टक्कर ने दोनों पुरुषों को कंपन दिया। इस समय जिम ने अपनी कमर पर बंधी तलवार निकाली और अथर्व की लंबी कृपाण से टकराया। अध्याय 32 शारीरिक परिष्कार, तलवार की रोशनी की खनक। जंगल में हवा भारी और नम थी। पत्तियों की विशाल छतरी के बीच से सूरज की रोशनी झिलमिला रही थी। चारों ओर पेड़ इतने ऊंचे थे कि सबसे ऊंची इमारत भी बौनी लग रही थी। बेलें और झाड़ियां पैरों को अस्थिर कर रही थीं। हर दिशा से कीड़ों की गुनगुनाहट और चहचहाहट, पक्षियों के गीत और स्तनधारियों की असंख्य आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। और जाहिर है, युद्ध की आवाज़ें। अथर्व और जिम एक साथ लड़ रहे थे, वार करेंगे या छल करेंगे, फिर जल्दी से आगे बढ़कर लाभ प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चाकू और तलवार के बीच टकराव से चिंगारियां उड़ती हुई दिखाई दी, जैसे कि वे लोहे या सोने को आकार देने की कोशिश कर रहे हों। फुफकार, अचानक धरती कांप उठी और जमीन में एक बड़ी दरार खुल गई। अथर्व की कृपाण फिर से जिम की तलवार से टकराए और वे दोनों बल द्वारा पीछे की ओर फेंके गए। देखने वालों ने देखा कि उनके दोनों हाथ उनके परिश्रम के कारण कांप रहे थे। अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है जिम, तो शायद तुम्हें तौलिया फेंक देना चाहिए। स्नो सेक्ट में अपना दर्जा छोड़ दो और मैं तुम्हें नहीं मार सकता, अथर्व ने जिम के उदास चेहरे को देखते हुए व्यंग्य किया।
जहां तक किनारे पर खड़े दो युवकों की बात है तो वे अवाक रह गए। कौनी के शिष्य भी कम अचंभित नहीं थे। नोवेल स्नो सेक्ट में बाहरी शिष्यों में से केवल वे ही जो शीर्ष 10 में थे, जिम के साथ इतने लंबे समय तक लड़ने में सक्षम थे। और यह उन लोगों के लिए भी संभव नहीं होना चाहिए जिन्होंने स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा प्राप्त की है, जिम को हराना। और अब अथर्व ने 8वीं में ये कर दिखाया। अथर्व का ताना सुनकर जिम ने कुछ नहीं कहा। उसकी विश्वसनीयता पहले से ही संदेह में थी। उसने दावा किया कि वह एक ही वार में अथर्व को नीचे गिरा सकता है। खैर, उन्होंने एक दूसरे पर कई वार किए थे। अब खुद को बचाने का एकमात्र तरीका अथर्व को मारना था। खटखट। जिम गुस्से से भर गया और उसके हाथ में तलवार ने एक जोरदार धमाका करना शुरू कर दिया। जब तलवार ने यह आवाज की तो एक सफ़ेद रोशनी बनी और तलवार को घेर लिया। वह रोशनी निश्चित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रह नहीं थी, यह एक अन्य प्रकार की शक्ति थी। वह रोशनी बहुत शक्तिशाली थी और अथर्व की ओर आकर्षित हो रही थी। इस तथ्य ने उसे सिहरन पैदा कर दी। वह रोशनी, यह क्या है? अथर्व ने अपना ध्यान लड़ाई से हटा लिया और जिम की तलवार से आने वाली रोशनी को घूरने लगा। क्या ये तलवार की रोशनी है? अथर्व ने अचानक कहा। उसकी आंखों में संदेह के साथ साथ प्रशंसा भी थी। जब कोई योद्धा प्रशिक्षण लेना शुरू करता है तो वह सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा लेता है। यदि वह ऊर्जा को अपने हथियार के साथ जोड़ता है तो उसका अपने हथियार के साथ बेहतर संबंध होगा, वह इसका अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होगा। और योद्धा और हथियार का संयोजन 3 अन्य शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता था। वे 3 शक्तियां पहले स्तर में प्रकाश बोध, दूसरे स्तर में आशय बोध और शीर्ष स्तर में आत्मा बोध थीं। जब कोई योद्धा अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के बारे में समझ और भावना के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता था तो योद्धा और हथियार के बीच के संबंध को प्रकाश बोध कहा जाता था, जो सबसे पहला और उथला स्तर था। अगर योद्धा द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार तलवार था तो बल को तलवार प्रकाश के रूप में दिखाया जाएगा। अगर यह चाकू था तो यह चाकू प्रकाश होगा। प्रकाश बोध के 10 ग्रेड थे। सभी 10 ग्रेड को पूरा करने के बाद योद्धा इरादे के बोध तक पहुंच जाते थे। तब तक बल खुद को तलवार इरादे के रूप में दिखाएगा। इरादे के बोध के अन्य 10 ग्रेड के बाद यह आत्मा का बोध होगा। जब कोई योद्धा इन 3 स्तरों के शीर्ष पर पहुंच जाता है तो योद्धा और उसका हथियार आखिरकार एक में कार्य करते हैं। जो लोग प्रकाश बोध प्राप्त कर सकते थे वे प्रतिभाशाली थे। जो लोग इरादे के बोध में महारत हासिल कर लेते थे वे अधिक समझ वाले व्यक्ति होते थे। जो लोग आत्मा के बोध तक पहुंच सकते थे वे दुनिया के सबसे महान प्रतिभाशाली लोगों में से थे। आत्मा बोध के पूरा होने के बाद सच्ची एकता के लिए धुंधले दक्षिण में कोई भी कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। तलवार की रोशनी की ऊर्जा। जब अथर्व ने इसे समझा तो उसने फिर से गंभीरता से आह भरी। हालांकि उसने तलवार की रोशनी की ऊर्जा कभी नहीं देखी थी, उसने इसकी शक्ति के बारे में सुना था, एक श्रेष्ठ योद्धा के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति। लेकिन अभी उस तलवार में बहुत अधिक तलवार की रोशनी नहीं है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तो यह अजेय नहीं है, अथर्व ने फुसफुसाया। 3 तलवारें हवा की। नरक में जाओ। एक बार फिर जिम ने अथर्व के खिलाफ अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास करने का विकल्प चुना था। उसने छलांग लगाई और अथर्व पर हमला किया। तलवार की रोशनी के साथ लंबी तलवार चटक रही थी। अचानक ऐसा लगा कि 3 तलवारें सीधे अथर्व की ओर आ रही हैं। अथर्व के पास संकोच करने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा किया और इसे आग की लपटों में बदल दिया जो उसकी कृपाण के ऊपर और नीचे दौड़ रही थीं। फिर उसने जिम के वार को रोकने की कोशिश की। धमाका धमाका, सोने और लोहे की खनक सुनाई दी। लंबी तलवार अथर्व की लंबी कृपाण से टकराए। इस बार वे आपस में नहीं मिले और बीच में ही रुक गए। अथर्व की कृपाण तलवार के सामने कुछ नहीं कर पाए और 3 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गई। सिर्फ मूठ ही उसके हाथ में थी। कैसे? क्या ये तलवार की रोशनी की शक्ति है? अथर्व ने कहा, जो कुछ अभी हुआ था उससे स्तब्ध होकर। हाँ, ये शक्ति तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति की समझ से परे है। एक बेकार का टुकड़ा जिसका कोई महत्व नहीं है। आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा। ऊपरी हाथ प्राप्त करते हुए जिम ने मजाक किया, अंततः अपने ऊंचे तिरस्कारपूर्ण रूप में लौट आया। कमीने, नरक में जाओ। यह आपके योग्य है मुझे तलवार की रोशनी की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर करना। जिम ने गुर्राते हुए अपनी लंबी तलवार को घुमाया ताकि उसकी तलवार की रोशनी इकट्ठा हो सके। फिर उसने ब्लेड को अथर्व के चेहरे की ओर घुमाया। हो, अपनी ओर आ रही तलवार की रोशनी को घूरते हुए अथर्व ने खुद को शांत किया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने पूरे शरीर को लाल कर लिया। इस बार रंग नारंगी के संकेत के साथ गहरा लाल था। 1 महीने तक क्रूर जानवरों से लड़ने के बाद अथर्व ने न केवल अपनी साधना पद्धति में प्रगति की बल्कि 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की पहली डिग्री को अंतिम स्तर तक प्रशिक्षित भी किया। शानदार स्तर। उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। अथर्व नंगे हाथ बाहर आया और तलवार की धार पकड़ ली।
फुफकार। अगले ही पल धातु के टूटने की आवाज आई। पवन तलवार के तीनों ब्लेड अथर्व के नंगे हाथों से टूट गए। अथर्व ठीक है, ये देखकर हीदर राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। वह पूरे समय उसके लिए चिंतित थी जब तक वह छिपी रही। तुरंत उसने अथर्व की साधना पद्धति पर ध्यान दिया जिसका उसने प्रशिक्षण लिया था। यह उसका शोधन का तरीका है। ये देखकर सभी चौंक गए। उनकी आंखें लालच से भर गईं। एक बार फिर जिम की आंखें उदास हो गईं, लेकिन जल्द ही वे गहरे लालच से काली हो गईं। कास्टिंग गुट के लोगों के विश्लेषण के अनुसार अथर्व की शोधन की विधि कम से कम ब्लैक लेवल के मध्यवर्ती चरण की साधना पद्धति थी। वे कैसे लालच में नहीं आ सकते थे? यदि पीले स्तर के उन्नत चरण की कोई साधना पद्धति होती तो सभी शिष्य उसके लिए लड़ते। ब्लैक लेवल के उन्नत चरण की साधना पद्धति का तो कहना ही क्या। साधना पद्धति सौंप दो, मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा, जिम ने उत्सुकता से कहा। क्या मेरी पद्धति सौंप दो? ठीक है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी बेहतर है, आपकी तलवार रोशनी या मेरा शरीर शोधन सूत्र। अथर्व हंसा। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। इस बार मैं तुम्हें अपने नंगे हाथों से बाहर निकालूंगा। चूंकि तुम इसे नहीं दोगे तो मैं इसे ले लूंगा तुम्हारी लाश से, जिम ने गंभीरता से कहा। अगले ही पल वे फिर से आगे बढ़ रहे थे। अध्याय 33 निष्पादन। तलवार की रोशनी। एक में 3 तलवारें। सफ़ेद ऊर्जा से घिरी लंबी तलवार को लहराते हुए जिम ने तुरंत 3 सुनहरे तलवार के ब्लेड बनाए जो हवा में ही एक साथ मिल गए। एक तेज और शक्तिशाली तलवार की रोशनी बन गई। जिम पूरी ताकत के साथ अथर्व के पास आया। उसके दिमाग में हत्या के सारे इरादे थे। उसने अपने अंतिम प्रहार में जितनी शक्ति जुटा सकता था जुटाए। शक्तिशाली साधना विधियां उसकी तलवार की रोशनी में केंद्रित हो गईं। अपने सामने शक्ति के प्रदर्शन के बावजूद अथर्व अविचलित रहा। उसकी काली आंखों के पीछे दृढ़ संकल्प और उत्साह का मिश्रण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उसकी लड़ने की भावना अडिग रही। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को चैनल किया और अपने दाहिने हाथ में 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की पहली डिग्री की शक्ति को बुलाया। वह जवाबी हमला करने के लिए तैयार था। अथर्व की आध्यात्मिक ऊर्जा आकार लेने लगी। उसकी पीठ के पीछे एक भयंकर बाघ ने आकार लेना शुरू कर दिया। बाघ की गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी, अथर्व की असली ताकत का संकेत। विज फिस्ट। अथर्व ने अपनी उंगलियों को मुट्ठी बनाने के लिए आपस में जोड़ते हुए चिल्लाया। अपने अंदर जितनी भी ऊर्जा जुटा सकता था उसने सुनहरी तलवार की रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। धमाका। अगले कुछ पल धुंधले थे। पूरे क्षेत्र में सुनहरे लोहे की आवाज गूंज रही थी। तलवार की रोशनी और बाघ की दहाड़ के बीच टकराव ने एक नाटकीय लहर पैदा की जो व्यवहारिक रूप से पूरे स्थान को चीर सकती थी। जिम और अथर्व के बीच मुकाबला गर्दन से गर्दन तक था। अथर्व की लाल मुट्ठी और जिम की तलवार की रोशनी वाली ब्लेड एक गतिरोध में बंद हो गई थी। हालांकि ये केवल कुछ ही समय तक चला। कुछ ही क्षण बीतने के बाद एक कर्कश आवाज सुनाई दी। ये कुछ छोटी सी चीज के रूप में शुरू हुई, प्रकाश की तलवार में एक छोटी सी दरार। लेकिन दरारें बढ़ने लगीं, ब्लेड में और अधिक दरारें दिखाई देने लगीं। एक घमंडी मुस्कान के साथ उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और अपनी लाल मुट्ठी में केंद्रित किया। धमाका। पूरे मैदान में एक धमाकेदार धमाका हुआ। सुनहरी तलवार की रोशनी मंद हो गई और तलवार जिम के हाथ से उड़ गई। अथर्व ने जिम को संभलने का मौका भी नहीं दिया। उसने तुरंत बिजली की तरह उसकी छाती पर वार किया। जिम ने खुद को बचाने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई। क्या वह अथर्व के मुक्कों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत था? निश्चित रूप से, लेकिन अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार को लाखों टुकड़ों में बिखरता देख वह निराश हो गया था। लड़ाई जारी रखने की उसकी इच्छाशक्ति कम होती जा रही थी। पाँव। जिम ने अपने मुंह से बहुत सारा खून थूका क्योंकि वह एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया था। अथर्व कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। बिना एक भी पल गंवाए उसने जिम की लंबी तलवार का इस्तेमाल किया और निर्दयता से उसके सीने में छेद कर दिया। जिम को शब्द बनाने में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वह अथर्व को देखने की कोशिश कर रहा था जो बिना किसी पश्चाताप के था। उसने और भी मुंह से खून थूका क्योंकि वह चुरा घोंपने वाले दर्द से जूझ रहा था। अपनी अंतिम सांस के साथ जिम ने अथर्व की ओर इशारा करने के लिए अपनी उंगली उठाने का प्रयास किया, जैसे कि एक अंतिम इशारा करने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें अपनी तलवार से मारना ही एकमात्र दया है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, अथर्व ने निर्दयता से कहा। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने दुश्मनों के सामने कभी भी दया नहीं दिखाने की सीख ली। वह जानता था कि अगर वह आज असफल हो गया तो उसे फिर कभी वह मौका नहीं मिलेगा। अथर्व ने अपनी नज़र 3 शिष्यों पर घुमाई। वे उसके अगले शिकार बनने वाले थे। भागो। ये तीनों लोग भागे और जिम से जितना हो सका भागे। वे तीनों जानते थे कि जिम कितना शक्तिशाली था। वे सभी जानते थे कि वह कितना शक्तिशाली था क्योंकि वह स्नो सेक्ट के शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से एक था। वह तलवार की रोशनी को समझने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अथर्व फिर भी लड़ाई जीतने में कामयाब रहा।
चूंकि तुम लोग पहले से ही यहाँ हो, इसलिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अथर्व ने व्यंग्य किया। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था। उसने सीधे हमला किया और एक ही वार में कोनी के शिष्य को मार डाला। किसी भी अन्य नियमित शिष्य से अलग, जिम स्नो सेक्ट के शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से एक था। ये निश्चित रूप से एक प्रभाव छोड़ने वाला था। अगर स्नो सेक्ट को पता चल जाता कि अथर्व ने जिम को मार दिया है, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हीथर की मदद से अथर्व 3 घंटे में उन तीनों को मारने में कामयाब रहा। आखिरकार उसने आयरन ब्लड ट्रायल के लिए अपने सभी उद्देश्य पूरे कर लिए। अगला काम जो करना था वह था समय बीतने का इंतजार करना और क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पवित्र रक्त तालाब पर जाना। अथर्व ने आज अपने शिकार के काले बिंदु नहीं लिए। इसके बजाय उसने उन्हें हीथर को दे दिया। उसे और अधिक लेना व्यर्थ लगा, उसके पास पहले से ही पर्याप्त था, सटीक रूप से कहें तो 700। अथर्व और हीथर ने घने जंगल में घिसटते हुए जाने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि अपना समय ठीक होने और खर्च की गई ऊर्जा को बहाल करने में बिताना सबसे अच्छा है। एक अच्छी जगह ढूंढते हुए वे दोनों एक विशाल पेड़ के पास आराम करने के लिए एक जगह पर पहुंच गए। उन्होंने समय बिताने के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। अथर्व, आप किस तरह की साधना विधि का उपयोग कर रहे हैं? हेदर ने पूछा, आखिरकार अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ हो गई। बेशक, अगर आपको मुझे बताने में असहजता महसूस होती है तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस उत्सुक हूँ, हेदर ने कहा। उसे एहसास हुआ कि उसे उससे कुछ नहीं पूछना चाहिए था, इसलिए उसने तुरंत अपना सवाल वापस ले लिया। ठीक है, चूंकि आप जानने के लिए इतने अड़े हुए हैं, तो मेरे पास आपसे जवाब छिपाने का कोई कारण नहीं है। ये देखकर कि हेदर उसके आसपास बेचैन और घबराई हुई थी, अथर्व ने उसे सहज बनाने के लिए एक मुस्कान बिखेरी। यह एक शरीर को परिष्कृत करने वाली साधना विधि है जिसे 9 डिग्री शरीर को परिष्कृत करने का फॉर्मूला कहा जाता है। 9 डिग्री शरीर को परिष्कृत करने का फॉर्मूला। हेदर ने सोच समझकर बड़बड़ाया, जैसे कि उसने इस साधना विधि के बारे में पहले भी सुना हो। ये साधना पद्धति केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि वे मुझसे ये साधना पद्धति क्यों चुराना चाहते हैं। अथर्व ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए मुस्कुराया। उसे यह एहसास नहीं था कि स्नो सेक्ट के उन लोगों को उसके 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला का उपयोग करने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर उन्हें पता भी होता तो भी वे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते, जब तक कि वे इसे स्वयं परख न लें। हालांकि अथर्व को अभी भी एक सवाल परेशान कर रहा था। अगर 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला वास्तव में केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त था जिनके पास सीखने के लिए आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं थे, तो वह इसे स्वयं क्यों सीख पाया? उसके पास निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक मेरिडियन था। अंत में अथर्व केवल अपने नए आध्यात्मिक मेरिडियन की अनूठी विशेषताओं के कारण ही इस घटना को जिम्मेदार ठहरा सकता था। ये केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है। अथर्व ने जो कहा उसे सुनकर हीथर हैरान रह गई। उसने उसे आशंका से देखा और कहा, तो तुम, ये सही है, मैं एक ऐसा लड़का हूं जिसके पास आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है। अथर्व ने उसे देखकर मुस्कुराया। लेकिन ये कैसे संभव है? हीथर ने अपना सिर जोर से हिलाया, इस विचार को समझने की कोशिश करते हुए। अगर उसके पास आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है तो उसके लिए स्किन रिफाइनमेंट की 8वीं कक्षा में होना कैसे संभव हो सकता है? हा, अगर आपको वाकई इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है तो शायद आप खुद इसका परीक्षण कर सकती हैं। अथर्व ने हंसते हुए अपना सिर हीथर के सामने रख दिया। परिणाम अनिर्णायक थे। हीथर निश्चित रूप से अथर्व के नए आध्यात्मिक मेरिडियन का परीक्षण नहीं कर सकती थी। 3 दिन जल्दी जल्दी बीत गए। आयरन ब्लड ट्रायल आखिरकार खत्म हो गया था। लायन किंग पर्वत श्रृंखला में खूंखार जानवरों का शिकार करने वाले लोग अपने प्रशिक्षण से लौट आए। अथर्व और हीथर ने भी लौटने की योजना बनाई। हालांकि दोनों पक्षों ने तय किया कि बेहतर होगा कि वे अलग अलग लौटें। यह अथर्व का अनुरोध था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हीथर किसी मुसीबत में पड़े। अगर हेरल्ड और कोनी ने देखा कि वे साथ हैं तो वे भी हीथर के सिर के ऊपर निशाना लगा देंगे। अथर्व इत्मीनान से पर्वत श्रृंखला से बाहर चला गया और ग्रेस को उसका इंतजार करते हुए देखकर वह थोड़ा मुस्कुराया। ये देखकर कि अथर्व अभी भी अपने सामान्य स्वभाव में था, ग्रेस ने राहत की गहरी सांस ली। हालांकि अथर्व एक सामान्य शिष्य था, लेकिन ग्रेस उसे अपना विशेष निजी शिष्य मानती थी। हेरल्ड और कोनी भी मौजूद थे। अथर्व को देखते ही उनकी आंखें तुरंत काली हो गईं। जिम और जॉनी कूड़ा हैं। वे यह एक साधारण मिशन भी पूरा नहीं कर सके। हेरल्ड अपने दिल में चिल्लाया। फिर उसने अथर्व को घृणा भरी नजरों से घूरा ताकि अथर्व को चेतावनी दी जा सके कि वह इतना घमंडी न बने। उन दो लोगों की द्वेषपूर्ण नजरों के बारे में अथर्व ने उन्हें केवल एक रहस्यमयी मुस्कान दी और फिर लायन किंग कैसल के इंस्पेक्टर के पास चला गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि हेरल्ड और कोनी के चेहरे पर किस तरह का भाव होगा जब उन्हें पता चलेगा कि जिम और जॉनी वापस नहीं आएंगे। अथर्व ने आत्मसंतुष्ट होकर सोचा। एंडी 71 बिंदु, एलन 83 बिंदु, जिमी 130 बिंदु,
नोवेल बिन लान किंग कैसल के इंस्पेक्टर ने पहले ही उन लोगों की आयरनवुड पर बिंदुओं की संख्या की जांच शुरू कर दी थी जो परीक्षण पूरा करके वापस आ गए थे। ब्लू वाटर सिटी एग्नेस 320 बिंदु। ये सुनकर आसपास के लोग उत्साहित होकर बड़बड़ाने और फुसफुसाने लगे। 320 बिंदु, जो निश्चित रूप से उसे प्रथम पुरस्कार के लिए एक दुर्जेय प्रतियोगी बना देंगे। अध्याय 34। ये धोखा है। उस समय सभी ने अपनी नज़रें एग्नेस पर घुमाईं, जिसने गर्व से अपना सिर उठाया। वह एक युवा महिला थी जिसके लंबे बाल लाइम सिल्क से बंधे थे। उसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वह सुंदर और शालीन दिख रही थी। उसके बारे में एक सुरुचिपूर्ण और महान हवा थी। बिना किसी संदेह के कई पुरुष योद्धा उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एग्नेस न केवल शुई कबीले की प्रतिभा है, बल्कि वह शुई कबीले के प्रतिभाशाली बाहरी शिष्यों में से एक है। स्नो सेक्ट योद्धाओं में से एक ने बड़बड़ाया, एग्नेस के पास 320 काले बिंदु हैं। इस बार एग्नेस बहुत आसानी से पहला स्थान जीत सकती है। बेशक, मेरी राय में एग्नेस सबसे अच्छी योद्धा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एग्नेस स्नो सेक्ट की बाहरी शिष्या होगी और 320 काले बिंदु प्राप्त करने में कामयाब होगी। मुझे लगता है कि इस बार वह तीसरा स्थान ले सकती है, अथर्व ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। इसके बाद के मिनटों में प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल काले बिंदुओं की संख्या एक एक करके जनता के सामने प्रकट की गई। हालांकि एग्नेस की तुलना में किसी को भी अधिक बिंदु नहीं मिले और केवल 2 योद्धाओं के पास 200 से अधिक काले बिंदु थे। हेरल्ड और कोनी अधिक चिंतित और परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता चला कि जिम और लियो अभी तक नहीं आए हैं। इस बीच झांग कबीले और वान कबीले के उपस्थित लोग भी बहुत चिंतित थे। उनके योद्धा फिन और वेलोन भी अभी तक नहीं आए थे। अब मेरी बारी है। अपने चेहरे पर एक सूक्ष्म रूप से आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ हीद शेर राजा महल के 2 लेखकों की ओर चली गई और अपनी लोहे की लकड़ी खींची। देखो, शेर राजा महल की महिला अब वहां है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उसने कितने जानवरों का शिकार किया होगा, एक योद्धा ने उत्सुकता से कहा। चूंकि हीद और एग्नेस 2 असाधारण रूप से प्रतिभाशाली महिलाएं थीं जो आयरन ब्लड ट्रायल में शामिल हुई थीं, इसलिए उपस्थित सभी लोगों द्वारा उनकी तुलना एक दूसरे से किए जाने की संभावना थी। हुन्फ, हमारे शेर राजा महल की महिला को इस बार पहला स्थान जीतना चाहिए। शेर राजा महल के शिष्यों ने हीद को देखकर कहा। हुन्फ, ये बहुत संभव है कि एग्नेस को पहला स्थान मिले। अब कई योद्धा 2 महिलाओं के कारण झगड़ने लगे। हीद 410 बिंदु, एक शास्त्री की आवाज सुनाई दी। भीड़ तुरंत चुप हो गई। नोबलबन 3 आयरन ब्लड ट्रायल के दौरान किसी को भी 410 काले बिंदु नहीं मिले थे। अब तक नहीं। लान किंग कैसल के सदस्य और शिष्य एक स्वर में जयकार करने लगे। बेंसन और लान किंग कैसल के अन्य वरिष्ठ नेता भी खुशी से हंसे, उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। यह असंभव है, एग्नेस का समर्थन करने वाले योद्धाओं ने कहा, जो हीद का समर्थन करने वालों से बिल्कुल अलग थे। कृपया चुप रहें सभी। प्रत्येक आयरन ब्लड ट्रायल के दौरान इस प्रकार आयरन ब्लड ट्रायल पूर्णतः निष्पक्ष है। ये सही है, हम इसकी गवाही दे सकते हैं। अस्थि सुदृढ़ीकरण के कुछ शक्तिशाली योद्धा भीड़ से आगे बढ़े और गवाही देने के लिए तैयार थे। जो लोग परिणामों से सशंकित थे वे शांत हो गए, धीरे से बड़बड़ाने लगे। एग्नेस, जो पूरे समय चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके नाजुक चेहरे पर उदासी और निराशा के निशान थे। कुछ और योद्धाओं की लोहे की लकड़ियों की जांच के बाद अथर्व की बारी थी। चूंकि वह कोई नहीं था, इसलिए केवल ग्रेस, हीथर, हेरल्ड और स्नो सेक्ट के कुछ अन्य शिष्यों को इस बात की परवाह थी कि अथर्व के पास कितने काले बिंदु हैं। ग्रेस को उम्मीद थी कि अथर्व को और अधिक काले बिंदु मिल सकते हैं, जबकि हेरल्ड और कोनी उस पर हंसने के लिए तैयार थे। आखिरकार उन्हें विश्वास नहीं था कि स्किन रिफाइनमेंट की 6ठी कक्षा में अथर्व कई जानवरों का शिकार कर सकता है। हालांकि अथर्व की लोहे की लकड़ियों पर कुल काले बिंदुओं की संख्या का पता लगाने के बाद सभी हैरान थे। स्नो सेक्ट के अथर्व के पास 703 काले बिंदु हैं। भीड़ में एक चौंका देने वाली खामोशी छा गई। यहां तक कि 2 शास्त्री भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अथर्व की लोहे की लकड़ी को कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि उन्हें लगा हो कि काले बिंदुओं की कुल संख्या गिनते समय उनसे कोई गलती हो गई हो। आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा। हेदर ने बाकी भीड़ के विपरीत, जो स्तब्ध और हैरान थी, हंसी उड़ाई। एग्नेस ने आखिरकार अपनी निगाहों में घमंड के साथ अथर्व को देखा। स्नो सेक्ट की बाहरी शिष्या होने के नाते एग्नेस निश्चित रूप से अथर्व को जानती थी, जिसके पास कोई आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं था। भले ही उसके पास कोई आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं था, लेकिन आयरन ब्लड ट्रायल के दौरान उसने जो उपलब्धि हासिल की थी वह उससे कहीं ज्यादा थी। एग्नेस परिणाम से निराश और नाखुश थी, लेकिन दूसरी ओर उसे अथर्व में बढ़ती दिलचस्पी महसूस होने लगी। उसके लिए 703 बिंदु प्राप्त करना असंभव है। शुरुआती आश्चर्य से उबरने के बाद हेरल्ड गुस्से में दहाड़ा। हेरल्ड, ईर्ष्या के कारण अपना आपा मत खोना, अन्यथा तुम न केवल खुद को बल्कि स्नो सेक्ट को भी बदनाम करोगे। ग्रेस ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बेशक वह खुद भी अभी भी आश्चर्य की स्थिति में थी।
मास्टर बेंसन, क्या आपको लगता है कि छठी कक्षा के स्किन रिफाइनमेंट के किसी व्यक्ति के लिए एक महीने के भीतर स्किन रिफाइनमेंट के उन्नत चरण के 700 जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना संभव है? हेरल्ड ने बेंसन से कहा, शेर राजा महल के मालिक ग्रेस की अनदेखी कर रहा है। हाँ, वह सही कह रहा है। यह असंभव है। हेरल्ड के भड़कने के बाद लगभग सभी योद्धा इस मामले के बारे में बात करने लगे। इस बार उसने आयरन ब्लड ट्रायल में धोखा दिया होगा। ये जानकर कि कई योद्धाओं को विश्वास नहीं था कि अथर्व इतने सारे काले बिंदु प्राप्त कर सकता है, बेंसन उदास हो गया। उसे नहीं पता था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। किसी के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अथर्व ने ट्रायल में धोखा किया, लेकिन अथर्व के लिए एक महीने के भीतर 700 जानवरों का शिकार करना असंभव और अजीब लग रहा था। यहाँ तक कि बेंसन को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल था। और भले ही अथर्व ने अन्य योद्धाओं की लोहे की लकड़ियां लूट ली हों, फिर भी उसके लिए इतने सारे बिंदु प्राप्त करना असंभव था। इसके अलावा हेरल्ड ने अभी अभी कहा था कि अथर्व स्किन रिफाइनमेंट की छठी कक्षा में है, इसलिए बेंसन को इस पर और भी संदेह होने लगा। बेंसन ने अथर्व को देखा और कहा, अथर्व, बेहतर होगा कि तुम हमें यह समझाओ। तो मैं समझाऊंगा, अथर्व ने सिर हिलाया। फुसफुसाते हुए बात कर रहे योद्धाओं पर नजर डालते हुए अथर्व ने शांति से कहा, हाय सभी को। हेरल्ड ने आप सभी को बताया कि मैं त्वचा शोधन की छठी कक्षा में हूँ। क्या आपको वाकई लगता है कि वह सही है? अथर्व के शब्दों ने झगड़ते योद्धाओं का ध्यान खींचा। फिर अथर्व की आभा अचानक बदल गई और त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा तक पहुंचने वाली उच्चतम सीमा तक बढ़ गई। त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा। अथर्व की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए कई योद्धा आश्चर्यचकित हुए, हेरल्ड को तिरस्कार से देखते हुए, मानो उन्हें धोखा देने के लिए उसे दोषी ठहरा रहे हों। लानत है, वह कुछ दिन पहले ही त्वचा शोधन की छठी कक्षा में था, लेकिन वह एक महीने के भीतर त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा के शिखर तक कैसे पहुंच सकता है? हेरल्ड ने खुद से गुस्से में पूछा। आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना ऐसा बेकार का कचरा कैसे साधना कर सकता है और त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? कोनी ने भी अथर्व को उदास होकर देखा। उसने एक बड़ी सफलता भी हासिल कर ली है और स्किन रिफाइनमेंट की 8वीं कक्षा तक पहुंच गया है। ग्रेस भी इस बात से हैरान थी कि अथर्व इस स्तर तक पहुंच गया है। वह उलझन में थी। वह जितनी देर अथर्व के साथ रही, उसे उसके बारे में उतना ही कम पता चला। अरे सब लोग, इस आदमी को मूर्ख मत बनने दो, हेरल्ड चिल्लाया। बोन के शक्तिशाली योद्धा होने के नाते व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सुदृढ़ीकरण, उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया था। कृपया इस बारे में सोचें। यहाँ तक कि त्वचा शोधन की 9वीं कक्षा का योद्धा भी इतने सारे जानवरों को नहीं मार सकता था, अकेले अथर्व जो केवल त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा में है। तो ये धोखा होना चाहिए। योद्धाओं ने ये सुनकर फिर से अथर्व पर अपनी संदिग्ध निगाहें जमाईं। अध्याय 35। मास्टर लैम्बर्ट ग्रेस को इन योद्धाओं की आंखों में फिर से घृणा और अनादर देखकर उचित लगा। सच कहूं तो ग्रेस को भी वास्तव में विश्वास नहीं था कि अथर्व के पास 703 बिंदु थे, लेकिन वह जानती थी कि वह धोखा नहीं देगा। उसके साथ इतने दिन बिताने के बाद वह इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त थी। अथर्व ने ग्रेस की आंखों में चिंता देखकर उसे आश्वस्त करने वाली नजर दी। फिर अथर्व ने लायन किंग कैसल के मास्टर बेंसन की ओर देखा। मास्टर बेंसन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अथर्व ने कहा। आगे बढ़ें। बेंसन ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं रक्त शोधन के प्रथम स्तर पर किसी जानवर को मारूं, तो मुझे कितने बिंदु मिलेंगे? अथर्व ने पूछा। उस स्तर पर किसी जानवर को मारने पर उसके खून से लोहे की लकड़ी में 500 बिंदु रह जाएंगे, बेंसन ने सहजता से उत्तर दिया। लेकिन बेंसन को कुछ समझ में आने लगा और उसने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने ऐसे जानवर का शिकार किया? हाँ, मैंने रक्त शोधन के प्रथम स्तर पर एनाकोंडा पूंछ वाले बाघ को मारकर 500 बिंदु प्राप्त किए, अथर्व ने शांति से उत्तर दिया। वह खुद को क्या समझता है, वैसे भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हीद ने दबी हुई आवाज में कहा। वह पास ही थी और उसने उसे बात करते हुए सुना। आखिरकार वह ठीक से जानती थी कि एनाकोंडा पूंछ वाले बाघ को कैसे मारा गया था। हमेशा की तरह अथर्व के शब्दों ने हंगामा मचा दिया। उस जैसा आदमी रक्त शोधन के जानवर को कैसे मार सकता है? त्वचा शोधन की 9वीं कक्षा के शिखर पर 4 योद्धा उस तरह के प्राणी से नहीं लड़ सकते। वह केवल त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा में है। उसे बिल्कुल नहीं। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि अथर्व रक्त शोधन की पहली कक्षा में एक जानवर को मार सकता है। हाँ, मास्टर बेंसन, मुझे लगता है कि आपको ऐसे झूठे को दंडित करना चाहिए। आपको उसकी खेती के आधार को खत्म कर देना चाहिए और उसे शेर राजा महल की भूमि से निर्वासित कर देना चाहिए। जिम जोर से हंसा। यह आपके ऊपर नहीं है, जिम, ग्रेस ने ठंडे स्वर में कहा। मास्टर बेंसन, मुझे एहसास है कि मैं रक्त शोधन की पहली कक्षा में एक जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर प्राणी घायल हो जाता है, मुझे एक मौका मिल सकता है, अथर्व ने शांति से कहा। क्या झूठा है? हीद ने मन ही मन अथर्व का मजाक उड़ाया। समझाओ, बेंसन ने कहा। वह हैरान था, लेकिन फिर भी संदेहास्पद था।
जब मैंने एनाकोंडा पूंछ वाले बाघ को पाया तो वह बुरी तरह से घायल था। वह मुश्किल से वापस लड़ पा रहा था। इस तरह मैंने उसे बाहर निकाला, अथर्व ने समझाया। योद्धाओं ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया और इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये तर्कसंगत लग रहा था। वे अपने दिल में गुस्से में कोस रहे थे, उसे सही समय पर काम करने का वरदान मिला होगा। वह आदमी इतना भाग्यशाली कैसे हो गया? हेरल्ड और कोनी ने भी अपने दिल में कोसा। मैं समझ गया। अथर्व के शब्दों को सुनने के बाद बेंसन ने सिर हिलाया। ये काफी उचित लग रहा था, लेकिन हेरल्ड इसे स्वीकार करने के लिए इतना इच्छुक नहीं था। उसने कहा, ठीक है, तुमने कहा कि प्राणी घायल था, तो इसे साबित करो। हाँ हाँ, इसे साबित करो। वे सभी ईर्ष्यालु योद्धा हेरल्ड से सहमत थे। ईर्ष्या कभी कभी जानलेवा होती है, अथर्व ने अपने दिल में क्रूरता से कहा, हेरल्ड और उन अन्य योद्धाओं को देखते हुए जो ईर्ष्या से हरे हो गए थे। वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि वह इन कथित योद्धाओं को चीर देगा। उन्होंने कभी भी उसे कोई छूट नहीं दी। इस बीच हीदा उसके लिए खड़ी होना चाहती थी और उसकी ओर से बोलना चाहती थी, लेकिन अथर्व ने उसे एक नज़र से रोक दिया। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो पहाड़ों पर चलते हैं और देखते हैं, अथर्व ने सुझाव दिया। लगता है हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बेंसन ने अपना सिर हिलाया। जरूरी नहीं, वह सच कह रहा है और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। ठीक उसी क्षण पहाड़ों में गूंजती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। यह उम्र के साथ कर्कश थी, लेकिन निश्चित रूप से अलौकिक थी। फिर लंबे लाल बालों और सादे भूरे कपड़ों वाला एक बूढ़ा आदमी बादलों से बाहर आया, पहाड़ों के ऊपर मंडराता हुआ। बूढ़े आदमी के पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा से बने ज्वाला पंख थे, जो बूढ़े आदमी को ऊपर उठाए हुए थे। दादाजी, हेदर ने बूढ़े आदमी को देखकर उत्साहित होकर कहा। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? बेंसन ने सम्मान और आश्चर्य से पूछा। मास्टर लैम्बर्ट, लायन किंग कैसल के सभी शक्तिशाली योद्धाओं ने भी बूढ़े आदमी का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन उनकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। मास्टर लैम्बर्ट ने खुद को अब क्यों दिखाया? लायन किंग कैसल के मास्टर लैम्बर्ट, चारों ओर के योद्धाओं ने कहा, यह दृश्य देखकर अविश्वसनीय। क्या मास्टर लैम्बर्ट दशकों पहले नहीं मरे थे? क्या उनका निधन नहीं हुआ? ये सही है, हमने दर्जनों वर्षों से उनके बारे में कुछ नहीं सुना है। क्या तुमने आध्यात्मिक ऊर्जा के पंख नहीं देखे? यह अर्धअमरता का संकेत है। वह मरा नहीं, इसके बजाय वह अर्धअमर बन गया। अर्धअमर। आकाश में मास्टर लैम्बर्ट को देखते हुए सभी योद्धा सम्मान और ईर्ष्या दोनों से भरे हुए थे। वह अर्धअमर है, सभी अन्य नश्वरों से दूसरे स्तर पर। अर्धअमर होने का मतलब है कि आपने अमरता के करीब पहुंच लिया है। आपके शरीर का अधिकांश भाग धीमी गति से बूढ़ा होता है और 500 साल आपको 5 साल के समान लगेंगे। जन्मजात आत्माओं के विपरीत जो हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं, अर्धअमर का जीवन छोटा होता है, लेकिन फिर भी वे लंबे समय तक जीवित रहते थे। मैं इस युवक की मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज़ फिर से गूंज उठी। मैं 1 महीने से गुप्त रूप से उसका निरीक्षण कर रहा हूँ। इस युवक ने रक्त शोधन के एक गंभीर रूप से घायल जानवर का सामना किया था। अगर आप में से कोई भी अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता है तो बस मुझसे पूछ लें। किसी ने फिर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। इसने हेरल्ड और कोनी दोनों को चुप करा दिया। भले ही वे स्नो सेक्ट के मुख्य शिष्य थे, लेकिन उन्होंने एक अर्धअमर को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। प्रत्येक अर्धअमर स्नो सेक्ट क्षेत्र का वास्तविक अधिपति था, उन अत्यंत दुर्लभ जन्मजात आत्माओं को छोड़कर जो अर्धअमर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। मास्टर लैम्बर्ट ने मेरी मदद क्यों की? इस समय अथर्व वास्तव में भ्रमित था। उसने कहा कि वह मुझे गुप्त रूप से देख रहा था। क्या उसने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मैंने हीथर को बचाया था? फिर भी अथर्व ने सम्मानपूर्वक कहा, मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद मास्टर लैम्बर्ट। शेर राजा महल सभी के लिए उचित है। आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मास्टर लैम्बर्ट ने उत्तर दिया। वह अथर्व के प्रति काफी विनम्र था, जिसने अन्य योद्धाओं को भ्रमित कर दिया। अरे क्या बकवास है! शेर राजा महल का ये बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित कैसे हो सकता है और अर्धअमर भी बन सकता है? इस समय हेरल्ड के दिल में क्रूरता शब्दों से परे थी। वह वास्तव में नाराज था। और जिम बेकार है, वह एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता। मैंने उसे एक शिष्य के रूप में लिया, लेकिन बिना किसी कारण के। बेशक हेरल्ड को यह भी पता था कि जिम और लियो शायद खुद को नहीं दिखाएंगे। निश्चित रूप से मैं लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी जीवित हूं, मास्टर लैम्बर्ट ने शेर राजा महल में प्रमुख कुलों के कबीले के मालिकों को देखते हुए कहा। स्वामी निराश थे और वे आसानी से एक अर्धअमर को भूल नहीं सकते थे। अध्याय 36 पवित्र रक्त क्रिस्टल का निर्माण। एक बार शेर राजा महल के मास्टर लैम्बर्ट दिखाई दिए, हेरोल्ड के लड़ाई को भड़काने के प्रयास निरर्थक हो गए। भले ही वह स्नो सेक्ट का एक उच्च रैंकिंग वाला मुख्य शिष्य था, जब इस शक्तिशाली अर्धअमर का सामना हुआ उसे खुद से व्यवहार करना था। जब तक कि वह एक अर्धअमर या एक इनहाउस न हो जन्मजात आत्मा, उसे सम्मान दिखाना पड़ा। ये ज्ञात था कि शेर राजा कैसल स्नो सेक्ट की सबसे बड़ी शक्ति थी।
ये सब मास्टर लैम्बर्ट के लिए धन्यवाद था, जिनकी अर्धअमर स्थिति ने कैसल की ताकत को मजबूत किया। पवित्र रक्त तालाब में प्रवेश करने वाले युवा प्रतियोगियों की घोषणा की गई। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, वे अथर्व, हीद और एग्नेस थे। शेर राजा कैसल में स्थित पवित्र रक्त तालाब कैसल मास्टर के गढ़ में एक निर्जन स्थान पर था। बेंसन द्वारा प्रेरित 3 प्रतिभागी महल की दीवारों के अंदर एक छोटे से ग्रोव में पहुंचे। इस ग्रोव के केंद्र में खूनी पानी का एक बड़ा तालाब था, गहरा मैरून और मोटा। तीनों प्रतिभागियों के कानों ने बुदबुदाते पानी की आवाज को सुनना शुरू कर दिया, जो करीब और अधिक स्पष्ट हो गया। ये पवित्र रक्त तालाब होना चाहिए, अथर्व ने खुद से सोचा। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अगर वह तालाब की महान शक्ति को अवशोषित करने में कामयाब हो गया तो उसकी साधना दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगी। उसके लिए 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री हासिल करने की भी संभावना थी। अगर तुम तैयार हो तो तुम शुरू कर सकते हो। पवित्र रक्त सिंह के रक्तसार की ऊर्जा पूरी तरह से पवित्र रक्त तालाब में समाहित हो गई है। क्या तुम इस तालाब से पवित्र रक्त क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हो, ये तुम्हारे कंधों पर निर्भर करेगा। ये सब तुम्हारी अपनी क्षमता के स्तर पर निर्भर करता है, बेंसन ने घोषणा की। एक दूसरे पर एक क्षणिक नजर डालने के बाद अथर्व और अन्य प्रतिभागी तालाब की ओर दौड़े और सीधे उसमें कूद पड़े। एग्नेस, जो कभी इतनी घमंडी और अभिमानी थी, ने इससे पहले अथर्व को प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं सोचा था। इतने कम समय में त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा तक पहुंचने की चौंका देने वाली उपलब्धि के अलावा अथर्व ने रक्त शोधन की पहली कक्षा में एक जानवर को मारने में भी कामयाबी हासिल की थी। उसने परीक्षण साधना के चैंपियन का खिताब काफी हद तक जीत लिया था। ये देखते हुए कि उसने आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना ये सभी उपलब्धियां हासिल की, एग्नेस को उसके प्रति अनिच्छा से सम्मान महसूस होने लगा। जानवर, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी काफी शक्तिशाली था, और अथर्व की उसे मारने में विजय ने उसकी ताकत की क्षमता का संकेत दिया। इसके अलावा जब उसे अथर्व के बारे में पता चला, हिम संप्रदाय में उसके पिछले कष्टों को देखते हुए उसके प्रति उसकी प्रशंसा बढ़ती जा रही थी। जिस क्षण अथर्व के शरीर ने पवित्र रक्त तालाब के पानी को छुआ, उसे एक बहुत ही जलन, झुलसाने वाला दर्द हुआ। यह एहसास कुछ ही समय में उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसे लगा कि वह जल्द ही पूरी तरह से जल जाएगा। उसने अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को दबाया। जब उसे लगा कि जलन थोड़ी कम हो गई है तो उसने राहत की सांस ली। पवित्र रक्त सिंह अग्नि से उत्पन्न होता है, यही कारण है कि रक्तसार इस तरह के जलते हुए रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए आपको साधना के पूरे पाठ्यक्रम के दौरान बेहद सावधान रहना चाहिए। यदि आपके लिए गर्मी को सहना असहनीय हो जाता है तो बस चले जाए और खुद को इससे गुजरने के लिए मजबूर न करें, बेंसन ने सलाह दी, मुस्कुराते हुए जब उसने तीनों युवाओं को तालाब की असहनीय गर्मी में संघर्ष करते और मुंह बनाते हुए देखा। चिंता मत करो पिताजी, मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, हीद ने दृढ़ता से उत्तर दिया। ठीक है, मैं आपकी सफलता की खुशखबरी का इंतजार करूंगी, बेंसन ने अपनी बेटी की दृढ़ इच्छाशक्ति देखकर प्रसन्न होकर कहा। इसके साथ ही वह तीनों युवाओं को अभ्यास करते हुए छोड़कर ग्रोव से बाहर निकल गया। जल्द ही वे शोधन चरण में प्रवेश कर गए। ऐसी भीषण परिस्थितियों में उनका अभ्यास समय के विरुद्ध दौड़ था। पवित्र रक्त क्रिस्टल पवित्र रक्त तालाब में रक्तसार की ऊर्जा का एक संकेंद्रण था, जिसके लिए साधक को अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगाने और पूर्व ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। जल्द ही उनकी प्रत्येक हथेली पर एक छोटी सी रक्त की गेंद दिखाई दी। ये पवित्र रक्त क्रिस्टल का सबसे प्रारंभिक रूप था। तीनों ने इसे जारी रखा, हालांकि उनके शरीर कांपने लगे और उनके चेहरे से पसीना बहने लगा। सभी के चेहरे भयंकर रूप से विकृत होने लगे। निस्संदेह वे अत्यधिक गर्मी में पीड़ित थे। इन सब के अलावा उन्हें अभ्यास करने के लिए एकाग्रता की सभी शक्तियों की आवश्यकता थी। 6 घंटे के बाद हीदा और एग्नेस ने हार मान ली और अपनी सांस पकड़ने के लिए किनारे पर कूद गईं। जो भी हो, उनके हाथों में मुट्ठी के आकार के पवित्र रक्त क्रिस्टल होने के कारण उन्हें पहले से ही अच्छे परिणाम मिले थे। जब उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त फल को देखा तो उनकी आंखें उपलब्धि और उत्साह से चमक उठीं। बेशक शेर राजा महल के स्वामी की बेटी हीदा के लिए एग्नेस की तुलना में फल थोड़ा कम सार्थक था। शेर राजा महल की बेटी होने के नाते हीदा के पास हमेशा उसके लिए पवित्र रक्त शेर के रक्तसार का हिस्सा होगा। शुरुआती ख्यालों के बाद दोनों लड़कियों ने अपनी नज़र अथर्व पर घुमाई। तालाब में अभी भी अभ्यास कर रहा एकमात्र व्यक्ति क्या पागल आदमी है। उसे पता है कि अगर वह इसे संभाल नहीं सकता तो उसे वहां रहने की जरूरत नहीं है। वह अब बाहर आ सकता है। क्या सन की है, हीद ने अपने चेरी जैसे होठों को फुलाते हुए कहा। क्या तुम उसे जानती हो, एग्नेस ने पूछा, हीद की टिप्पणी सुनकर उत्सुकता से। हाँ, मैं उससे लायन किंग पहाड़ों में मिली थी और हमने साथ में जानवरों का शिकार किया था, हीद ने जवाब दिया, कुछ भी छिपाने का फैसला नहीं किया। एग्नेस को वह एक परेशान करने वाली गपशप करने वाली लड़की नहीं लगी। मैं समझ गई, एग्नेस ने सिर हिलाया। वैसे क्या अथर्व की स्नो सेक्ट में कोई प्रतिष्ठा है, हीद ने पूछा। हाँ, कुछ हद तक।
एग्नेस ने उत्तर दिया, मान लीजिए कि मैं स्नो सेक्ट की सदस्य होती, तो जहां तक तुम्हारा सवाल है, बाहरी सेक्ट में मेरी क्या रैंक होगी। दोनों लड़कियां अथर्व का इंतजार करते हुए गपशप करने लगीं। ज्यादातर हीद ही सवाल पूछती थी जबकि एग्नेस जवाब देती थी। अब एग्नेस उतनी घमंडी नहीं लग रही थी जितनी वह आमतौर पर दिखती थी। उसने धैर्यपूर्वक हर सवाल का जवाब दिया, हालांकि ऐसे लहजे में जो इतना उत्साही नहीं लग रहा था। 14 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। अथर्व का पवित्र रक्त क्रिस्टल 2 मुट्ठी जितना बड़ा हो गया था। इसका मतलब था कि पूरे पवित्र रक्त तालाब में मौजूद रक्तसार लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन अभी भी कोई संकेत नहीं था कि अथर्व बाहर आने के लिए तैयार था। क्या वह गर्मी से सुन्न हो गया है? पूरे 14 घंटे बाद भी ऐसा लगता है कि उसका ऊपर आने का कोई इरादा नहीं है, हेदर ने विस्मय से कहा। हेदर की राय को साझा करते हुए एग्नेस अपनी आंखें अथर्व से हटा नहीं पा रही थी, मानो वह उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। वह पवित्र रक्त तालाब की गर्मी को जानती थी। भले ही अथर्व एक पुरुष था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इतने लंबे समय तक इसे कैसे सहन कर सकता है। उसकी इच्छाशक्ति कितनी मजबूत है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वह आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा को प्राप्त करने में सक्षम था। एग्नेस ने प्रशंसा की सांस ली। ये लड़का कुछ और ही है। एक जोरदार और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ये बेंसन था जो पास आ रहा था। 8वें घंटे में उसने सफलतापूर्वक पवित्र रक्त क्रिस्टल बनाया था। फिलहाल वह पवित्र रक्त तालाब की नारकीय शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत कर रहा है। क्या पिताजी, क्या आप वाकई यह कहना चाहते हैं कि वह अपने शरीर को निखार रहा है? हेदर पूरी तरह से अविश्वास में चिल्लाए। एग्नेस ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जिससे उसका सामान्य संयम टूट गया। उनके ज्ञान के अनुसार यहां तक कि रक्त शोधन के स्तर के योद्धाओं को भी इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि वे नश्वर शरीर को शुद्ध कर पाएंगे। नरकीय शक्ति को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। केवल 8वीं कक्षा में त्वचा शोधन में पढ़ने वाले योद्धा अथर्व में ये प्रयास करने का साहस कैसे हो सकता है? अजीब, दोनों लड़कियों ने एक स्वर में कहा। वह जिस साधना पद्धति का अभ्यास करता है वह बहुत उन्नत होगी। बेंसन ने अथर्व को विचारपूर्वक देखते हुए कहा। इस वंचित योद्धा के लिए उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। बेशक उन उपलब्धियों के एक मास्टर बेंसन के पास युवा योद्धा से साधना पद्धति की पुस्तक चुराने का कोई बुरा इरादा नहीं था। साधना पद्धति, क्या ये वह 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला है जिसका उसने उल्लेख किया था, जो आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना योद्धाओं के लिए उपयुक्त था? हीदर ने खुद से सोचा, क्या ये वह साधना पद्धति हो सकती है जिसके बारे में स्नो सेक्ट के सभी शिष्य बात कर रहे हैं, जिसे पाने के लिए हर कोई बेताब है? एग्नेस का दिमाग भी दौड़ने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि अथर्व में उसकी रुचि, एक बार आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना एक नीच योद्धा, पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई थी। अध्याय 37 लुईस का संकट। जंगल में केवल 3 लोग बचे थे। अथर्व था, जो पवित्र रक्त तालाब में अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए नारकीय शक्ति का उपयोग कर रहा था। अन्य 2 हीदर और ग्रेस थीं, जो धैर्यपूर्वक उसके पास प्रतीक्षा कर रही थीं। शरीर के शोधन की प्रक्रिया में पूरा दिन और रात लग जाता था, कभी कभी इससे भी अधिक। बेशक एग्नेस शुई पहले ही जा चुकी थी। अथर्व वर्तमान में अपना सारा ध्यान जलती हुई तीव्र जलन के दर्द से जूझने पर केंद्रित कर रहा था। अपने नए आध्यात्मिक मेरिडियन के माध्यम से अथर्व ने पवित्र रक्त तालाब में उस मजबूत नारकीय शक्ति को अवशोषित किया और इसे अपने मेरिडियन और रक्त परिसंचरण में प्रवाहित किया। फिर उसने इसे अपने मांस और हड्डियों को और भी मजबूत बनाकर परिष्कृत करने में लगा दिया। ये मिनट एक असहनीय अनंतकाल की तरह लग रहे थे। अथर्व की चेतना दुनिया की अंधी धुंधलिता में कांप उठी। उसकी उंगलियों के नाखून उसकी हथेलियों के मांस में गहरे धंस गए थे। घावों से खून बह रहा था और पसीने की धाराएं उसकी बाहों से होकर तालाब के पानी में तेजी से टपक रही थीं। नोवेल बिन असहनीय दर्द अथर्व को किसी भी क्षण विफल कर सकता था और नियंत्रण खो सकता था। लेकिन उसे दृढ़ रहना था। उसे यह पीड़ा सहनी थी, क्योंकि यह 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री में सफलता पाने का एक अवसर था। पवित्र रक्त तालाब में मौजूद नारकीय शक्ति 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री के शोधन के लिए स्वाभाविक रूप से एकदम सही थी। नारकीय आग की निरंतर ज्वाला के नीचे एक पूरा दिन और रात बीत जाने के बाद अथर्व को आखिरकार होश आ गया। धीरे धीरे उसने अपनी कसकर बंद आंखें खोलीं। उसने खुद को नीचे देखा। काले बलगम की एक परत उभरी, जो उसकी त्वचा पर जम गई। वे शोधन प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर से निकाली गई अशुद्धियां थीं। काले बलगम के नीचे की त्वचा साफ हो गई थी, लगभग चमक रही थी। शोधन के लिए नारकीय ज्वाला का उपयोग करना वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस बार मैंने न केवल 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री को तोड़ने की दिशा में दरवाजा खोला है, बल्कि मैंने रक्त क्षेत्र का उपयोग करने से होने वाले दोषों को बहुत हद तक ठीक कर दिया है। अपने शरीर में हुए परिवर्तनों को महसूस करने पर अथर्व ने संतुष्टि के साथ कहा। अथर्व, तुम बदमाश, तुमने आखिरकार शोधन प्रक्रिया पूरी कर ली है। हेदर ने अनिच्छा से कहा, फिर भी उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी।
हाँ हाँ, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। अपने पवित्र रक्त क्रिस्टल को पकड़कर अथर्व ने तालाब से विजयी छलांग लगाते हुए हंसा। तो ऐसा लगता है कि नरकीय शक्ति का उपयोग करके शरीर के शोधन की सफलता के साथ आप लगभग 9 डिग्री शरीर शोधन सूत्र के दूसरे ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। ग्रेस ने संतुष्टि के साथ कहा। अथर्व के शरीर में नई ताकत को अत्यधिक स्पष्ट होते हुए देखा। मास्टर, जब तक मैं ठंडी शक्ति का उपयोग करके शोधन प्रक्रिया का सामना करने में सक्षम हूं, मुझे विश्वास है कि मैं वास्तव में 9 डिग्री शरीर शोधन सूत्र के दूसरे ग्रेड को जीतने में कामयाब हो जाऊंगा, अथर्व ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह स्पष्ट था। लेकिन निश्चित रूप से, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने द्वारा बनाए गए पवित्र रक्त क्रिस्टल को तभी आत्मसात करें जब आप 9 डिग्री शरीर शोधन सूत्र के दूसरे ग्रेड में प्रवेश करने के लिए तैयार हों। ग्रेस ने उसे याद दिलाया, राहत की सांस लेते हुए। मास्टर, मुझे पता है। अथर्व ने सिर हिलाया। चूंकि तुम पहले ही एक सफलता प्राप्त कर चुके हो, इसलिए अब यहाँ और रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब स्नो सेक्ट में वापस चलते हैं। तुम्हें पता है, ये बाहरी प्रतियोगिता के लिए तैयार होने का भी समय है, ग्रेस ने कहा। ग्रेस ने अपनी सीटी अपने होठों पर रखी और फूंकी। शुद्ध ऊंची ध्वनि ने स्नो वल्चर को बुलाया, जो आकाश से नीचे झपट्टा मारते हुए आया। हीद, मुझे अलविदा कहना चाहिए, लेकिन अभी के लिए, अथर्व ने हेदर की ओर मुड़ते हुए धीरे से कहा। उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरे हुए थे, उससे अलग होने के लिए अनिच्छुक थे। ओह अथर्व, अलविदा कहने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है। अब से आपको मुझे वरिष्ठ कहकर संबोधित करना होगा। हीद ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और एक झटके में स्नो वल्चर पर चढ़ गई। ग्रेस ने कोई आपत्ति नहीं की और स्नो वल्चर पर भी कूद गई। हाँ, क्या हो रहा है? अथर्व हैरान था। क्या आप भी स्नो सेक्ट में आ रहे हैं? हमारे साथ? क्यों? बिल्कुल, मैं क्यों नहीं आऊंगा? मास्टर, ग्रेस ने पहले ही औपचारिक रूप से मुझे अपने औपचारिक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। हीद ने शरारती ढंग से अपने होंठ फुलाते हुए कहा। उसने ग्रेस की बांह पकड़ी और चौंके हुए अथर्व की ओर आंख मारी। यानी, एक नामात्र शिष्य के रूप में आपको मुझे वरिष्ठ कहना होगा, अन्यथा आप अपने गुरु का अपमान करेंगे। मास्टर, क्या ये वास्तव में सच है? अथर्व ने ग्रेस से पूछा। मैंने उसके दादाजी से वादा किया था, ग्रेस ने अपने सिर को थोड़ा हिलाते हुए कहा। यह मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे पास एक और जूनियर है। इस नए विकास को स्वीकार करते हुए अथर्व ने निराश होकर अपना सिर झुका लिया। अरे, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, हीथर ने कहा। उसके माथे पर झुंझलाहट का एक संकेत था। स्नो सेक्ट में वापस आने पर समुदाय का पूरा माहौल नाटकीय रूप से बदल गया था। आसन बाहरी प्रतियोगिता के कारण सभी शिष्य उत्तेजित थे। वे प्रशिक्षण के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते थे, बाहरी प्रतियोगिता में अलग दिखना चाहते थे। कुछ शिष्यों ने संप्रदाय के पुरस्कारों के लिए काम किया, कुछ उन लड़कियों के सामने खुद को साबित करना चाहते थे जिन्हें वे लुभा रहे थे। अन्य अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रतिद्वंद्वियों को हराने की उम्मीद कर रहे थे। चाहे जो भी कारण हो, सब कुछ घने तनाव के माहौल में बदल गया था। मैं बाहरी प्रतियोगिता को अपना मंच बनाने जा रहा हूँ। अथर्व ने आसपास के माहौल की तीव्रता को महसूस करते हुए खुद से दृढ़ता से प्रतिज्ञा की। त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा में उसने पहले से ही किसी भी बाहरी शिष्य, यहाँ तक कि शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों को बुलाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास जुटा लिया था। आखिरकार उसने उनमें से एक को पहले ही मार दिया था। तो ये स्नो सेक्ट है, हीद ने जोर से सोचा, स्नो वल्चर के पीछे से आंगन में उतरते हुए। आओ, मैं तुम्हें अभी स्नो सेक्ट के अन्य भाग दिखाती हूँ, ग्रेस ने हीद के चेहरे पर उत्सुकता देखकर कहा। उसने अथर्व को अभ्यास करने का आदेश देकर हीद को दूर ले गई। एक पुरुष और एक महिला शिष्य के साथ उसके व्यवहार में वास्तव में बहुत अंतर है, अथर्व ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, जब वह उनकी आकृतियों को दूर जाते हुए देख रहा था। उसने रक्त क्षेत्र से त्वचा शोधन के उन्नत चरण में जानवरों की लाशों को तेजी से बाहर निकाला, आंगन में गया और नश्वर स्तर में एक और निम्न श्रेणी की लंबी कृपाण चुनी। उसने जानवरों की लाशों को कई टुकड़ों में काटा, उन्हें चांदी के सिक्कों के बदले में बदलने की योजना बनाई। लेकिन अथर्व का इरादा अपने प्रयासों की लूट का आनंद लेने का भी था। वह इन जानवरों का भोज करेगा। ये सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। मांस को बारबेक्यू करने और जानवर के मांस का आनंद लेने के बाद अथर्व ने उन लाशों के टुकड़े उठाए जिन्हें उसने पहले काटा था और उन्हें बेचने की उम्मीद में बाजार में ले आया। लेकिन वह बहुत दूर नहीं गया था कि एक सुंदर लड़की ने उसे रोक लिया। वह सुंदर विवियन थी जिसने पहले उसे बर्फीले पहाड़ में जानवरों का शिकार करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन अब वह बहुत अलग लग रही थी। हिल गई, वह आंसुओं में नहा गई, उसके बाल बिखरे हुए थे। विवियन, तुम्हें क्या हो गया है? अथर्व ने उसे देखकर घबराते हुए पूछा। ओह अथर्व, कृपया अपने गुरु से लुईस को बचाने के लिए कहें। वह गंभीर खतरे में है। डस्टिन के लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। उन्होंने कहा कि उसे भेड़ियों को खिला दिया जाएगा। विवियन ने रोना शुरू कर दिया। क्या वे अब कहाँ हैं?
अथर्व ने जानवरों के शरीर के अंगों को एक तरफ फेंक दिया, विवियन के कंधों को पकड़ लिया और उत्सुकता से पूछा। विवियन और लुईस शायद स्नो सेक्ट में एकमात्र लोग थे जिन्हें अथर्व अपना दोस्त कह सकता था। उन्होंने उसका तिरस्कार या मजाक नहीं किया क्योंकि उसे आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना रक्त की बर्बादी कहा जाता था। उन्होंने अथर्व के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया और निश्चित रूप से वे उसके लिए बहुत मायने रखते थे। मुझे नहीं पता अथर्व, मुझे केवल इतना पता है कि वे लुईस को बर्फीले पहाड़ों में ले गए। विवियन असहाय होकर रो पड़ी। बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, हमें जल्दी करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम उनके पैरों के निशानों का अनुसरण करके उनका पता लगा सकते हैं। अथर्व ने अपने कदम तेज किए, विवियन के साथ बर्फीले पहाड़ों की ओर भागे। बर्फीले पहाड़ों की एक छोटी सी घाटी में लुईस मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके सभी अंग टूट चुके थे और वह बर्फ में लाश की तरह पड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा। उसके पास लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। वह मौत की लालसा में सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। ओह अथर्व, विवियन, मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत डस्टिन के लिए पर्याप्त होगी ताकि वह तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। लुईस ने निराशा में खुद से सोचा। गर्जना, चीखना, पेड़ों के किनारों पर कई विशालकाय हिमभेड़िए दिखाई दिए। वे सावधानी से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, लुईस के ताज़ा खून की गंध से आकर्षित होकर। अध्याय 38 डस्टिन, बाहर आओ। बर्फ के भेड़िए लुईस की ओर दिशाओं से आ रहे थे। वे भयंकर रूप से धीमी गड़गड़ाहट कर रहे थे। लुईस को लगा कि उसके ऊपर निराशा की लहर छा गई है। वह पूरी तरह से स्थिर हो गया था। ये जानते हुए कि इससे बचना असंभव था, वह वहीं लेटा रहा, उनका विरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया। शायद उसे पहले से ही पता था कि जब अथर्व लूथर को मारेगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चट्टान पर स्किन रिफाइनमेंट की 7वीं कक्षा के 3 युवक इस भयानक दृश्य को बिना किसी सहानुभूति के घूर रहे थे। उन्हें ये भी लगा कि लुईस के प्रति उनकी नफरत को शांत करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। ये कमीना भाग्यशाली है कि उसे बर्फ के भेड़िए खा जाएंगे। हमने इस बार उसे आसानी से छोड़ दिया। युवकों में से एक ने व्यंग्य किया। हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। इस बर्फ के पहाड़ में सांपों जैसे विशेष रूप से भयंकर जानवरों को पकड़ना आसान नहीं है। अन्यथा यह एक भयानक लड़ाई होगी। हा, भाड़ में जाओ। घाटी में एक जबरदस्त दहाड़ गूंज उठी, मानो कोई खूंखार बाघ गुस्से से जल उठा हो। जैसे ही दहाड़ की आवाज़ उनके पास गूंजी, एक युवक की छाती अचानक एक शक्तिशाली मुक्का से कुचल दी गई। उसके शरीर के सभी अंग फट गए। एक पल में वह खून और गुर्दे से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। उसे यह पता लगाने से पहले ही कि उसे इस जबरदस्त प्रहार से किसने मारा था, वह मर गया। उसका शरीर चट्टान से नीचे गिर गया। कौन है? अन्य 2 युवकों ने घबराकर कहा। वे तुरंत सतर्क हो गए। उनके शरीर में शक्ति एक पल में लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके लिए लड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वे घूमे तो देखा कि 2 लपटें उनकी गर्दन पर चढ़ रही थीं। एक क्षण में उनका सिर धड़ से अलग हो गया। 2 सिर चट्टान से लुढ़कते हुए पहले युवक की लाश में मिल गए। उन्हें एक झटके में मारने के बाद अथर्व जितनी जल्दी हो सके घाटी से नीचे भागा। अपनी तलवार को ज्वलंत लाल ऊर्जा से घेरकर उसने खुद को सीधे भयानक हिमभेड़ियों पर फेंक दिया। ये हिमभेड़िए त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा के योद्धाओं से बेहतर नहीं थे। वे अथर्व के सामने कुछ भी नहीं थे, खासकर अब जब वह अंधाधुंध क्रोध से भर गया था। कुछ क्षणों के बाद घाटी उनके खून से लाल हो गई। अथर्व, तुम यहाँ क्यों हो? लुईस ने आश्चर्य से कहा। वह जमीन पर लेट गया, खुद को कमजोर ताकत के साथ उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ मत कहो, चलो पहले घर वापस चलते हैं, अथर्व ने कहा। अपने दोस्त को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे यह स्पष्ट हो गया था कि लुईस ने लूथर की मौत की सारी जिम्मेदारी ली होगी, अन्यथा डस्टिन विवियन और अथर्व के पीछे भी पड़ जाता। विवियन के नेतृत्व में अथर्व लुईस को अपने क्वार्टर में ले गया, अपने घायल दोस्त को धीरे से उठाकर। लुईस के शरीर की विस्तृत जांच के बाद अथर्व को राहत महसूस हुई। लुईस की चोटें हल्की थीं, घातक नहीं। उसके दोस्त के सामने अभी भी एक जीवन था, लेकिन लुईस के सभी अंग फ्रैक्चर हो गए थे, कई जगहों पर टूट गए थे। वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए गंभीर रूप से विकलांग हो जाएगा, जब तक कि उसे प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पौधों या अन्य उन्नत औषधीय गोलियों और अमृतों से उपचारित न किया जाए। लुईस, मेरे अच्छे दोस्त, मैं डस्टिन से तुम्हारे दर्द का 10 गुना बदला लूंगा, मैं वादा करता हूँ। अथर्व ने गुस्से से उबलती हुई अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सोचा। विवियन, मैं कुछ औषधीय गोलियां ढूंढने जा रहा हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। लुईस के पास रहना, उसका ख्याल रखना। लेकिन सच तो यह है कि अथर्व की मंजिल मेडिसिन पवेलियन नहीं थी। जैसे ही वह खेती के मैदान की ओर बढ़ा, शिष्यों का ध्यान अथर्व की ओर गया। उसके कपड़े खून से लथपथ थे और उसकी पीठ पर लगी तलवार भी खून से सनी हुई थी, जो जमीन पर बिखर रही थी। क्या वह अथर्व है? वह 1 महीने से यहाँ नहीं दिखा है। वह यहाँ क्यों हो सकता है? उसके शरीर पर खून ही खून है। आपस में बड़बड़ाते हुए शिष्यों ने एक साथ अटकलें लगानी शुरू कर दीं।
उनमें से किसी ने भी अथर्व को बेकार कहने की हिम्मत नहीं की। वेड के साथ मौत की लड़ाई के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। डस्टिन कहाँ है? अथर्व ने एक शिष्य का कॉलर पकड़ लिया और अपने चोटिल लाल चेहरे से क्रूरता से पूछा। वह है। शिष्य की जीभ भय से जम गई, लेकिन वह अथर्व के गुस्से को महसूस कर सकता था और जानता था कि वह झूठ नहीं बोल सकता। उसने उसे बताया कि डस्टिन कहाँ है, एक धीमी कांपती आवाज में। अथर्व ने शिष्य को छोड़ दिया और उस दिशा में चल पड़ा। क्या हो रहा है? आखिर वह डस्टिन को क्यों ढूंढ रहा है? ये देखकर सभी शिष्य अवाक रह गए। वह सिर से पैर तक खून से लथपथ है। मुझे डर है कि कुछ भयानक होने वाला है। मुझे मत बताओ कि वह डस्टिन को लड़ाई के लिए चुनौती देना चाहता है। डस्टिन शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से एक है, वह 5वें स्थान पर है। भगवान जाने ये लड़का क्या करने वाला है। यह मत भूलो कि वह अपने पिता से मुंह मोड़कर पागल हो गया है। जैसे ही चौंकाने वाली चर्चा शुरू हुई, शिष्यों ने अथर्व का पीछा किया, जो अपनी आंखों में जानलेवा चमक के साथ डस्टिन की ओर जा रहा था। डस्टिन का विशेष खेती का मैदान, जिसमें एक विस्तृत व्यवस्था थी, बाहरी शिष्यों के बीच उसकी उच्च रैंकिंग स्थिति को दर्शाता था। अथर्व ने यार्ड के द्वार की ओर कदम बढ़ाए, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए दरवाजा तोड़ने की तैयारी की। तभी भूरे रंग के कपड़े पहने एक शिष्य अथर्व के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार था। तुम छोटे बदमाश, यहाँ तमाशा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मर जाना चाहते हो? शिष्य ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह वॉटसन है, डस्टिन के सहायकों में से एक। वह स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा में है। कुछ शिष्यों ने उत्साह से कहा, उसे अथर्व के सामने खड़ा देखकर। मेरे रास्ते से हट जाओ। अथर्व ने बस इतना ही उत्तर दिया। उसकी आंखों में उबलता हुआ गुस्सा चमक रहा था। अथर्व के अनादर से वॉटसन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। आखिर वॉटसन त्वचा शोधन की 9वीं कक्षा में एक योद्धा था। हिम संप्रदाय में शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों को छोड़कर बाहरी शिष्यों में उससे ऊपर कोई नहीं था। सभी लोग आमतौर पर उसके साथ विनम्र सम्मान से पेश आते थे, लेकिन इस बदमाश अथर्व ने ऐसा नहीं किया। ये लो। अथर्व ने पहले ही अपनी मुट्ठियां उठा ली थीं और एक गगनभेदी दहाड़ के साथ उन्हें तीव्र शक्ति के साथ वॉटसन के चेहरे पर निशाना बनाया। तुम कृतघ्न छोटे बदमाश। वॉटसन अथर्व द्वारा पहले हमला करने पर क्रोधित था। वॉटसन ने तेजी से अपनी गेरू जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ पर इकट्ठा किया और धरती की शक्ति से एक झटके में अथर्व पर इसे पटक दिया। धमाका। ये गड़गड़ाहट की तरह था। मुट्ठी के एक हाथ से टकराने की आवाज, दोनों में तीव्र शक्ति थी। प्रभाव से हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के अंत में हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। एक तीखी चीख के साथ वॉटसन को केवल एक बार में जमीन पर गिरा दिया गया। उपन्यासबिन भीड़ में एक भयावह सन्नाटा छा गया। केवल वॉटसन की दर्द से चीखने की आवाज हवा में गूंज रही थी। शिष्यों की सांसें रुक गईं, मानो उन्होंने वास्तविक जीवन में कोई भूत देखा हो। ये कैसे हो सकता है? वॉटसन कौन है? त्वचा शोधन की 9वीं कक्षा का एक योद्धा। वह स्नो सेक्ट में शीर्ष 20 बाहरी शिष्यों में से एक था। भले ही शीर्ष 10 बाहरी शिष्य उसके खिलाफ लड़े हों, वॉटसन को सिर्फ एक बार से नहीं हराया जा सकता था। अथर्व को आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। वेड के खिलाफ लड़ा। उस समय अथर्व स्किन रिफाइनमेंट की 7वीं कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा एक योद्धा था, लेकिन अब उसने एक ही वार में वॉटसन को हरा दिया। ये कैसे संभव है? शिष्यों ने सोचा। उन्होंने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया, उम्मीद करते हुए कि वे इस अजीब सपने से जाग जाएंगे, लेकिन वे कभी नहीं जागे। ये वास्तव में हो रहा था, सबसे अप्रत्याशित घटनाओं की यह श्रृंखला। अगर उन्हें पता होता कि अथर्व ने जिम को मार दिया है, शीर्ष 10 में से 9वें स्थान पर रहने वाले बाहरी शिष्य, तो वे शायद वास्तविकता और अपनी दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते थे उस पर सवाल उठाते। दर्द से कराह रहे वॉटसन को अनदेखा करते हुए अथर्व ने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई और दरवाजा चकनाचूर कर दिया। तेज आवाज ने चौंका देने वाली खामोशी को तोड़ा। डस्टिन, अगर तुम कायर नहीं हो तो मेरा सामना करो। अथर्व ने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया। उसे लगा कि एक जबरदस्त हत्यारी मंशा उसके पूरे अस्तित्व पर हावी हो रही है। आखिर यह कौन है? किस तरह के बदमाश ने यहाँ घुसने की हिम्मत की है? सफ़ेद लबादे पहने एक सुंदर युवक यार्ड में बाहर आया। उसकी 2 गहरी काली आंखें थीं। वे इतनी गहरी काली थीं जैसे किसी बिच्छू का जहरीला डंक, भयावह और कपटी, जो इसे देखने वालों को डरा देती थीं। अंत में सफ़ेद कपड़े पहने ये युवक प्रसिद्ध डस्टिन था, जो स्नो सेक्ट में 5वीं रैंकिंग का बाहरी शिष्य था। अध्याय 39 मौत का अखाड़ा। वहाँ कोई उपस्थिति नहीं थी जिसे महसूस किया जा सके, किसी चीज़ का कोई स्पष्ट या भौतिक संकेत नहीं, या शायद कोई इतना शक्तिशाली हमला करने वाला। हालांकि क्षेत्र में डस्टिन का अस्तित्व मात्र अपरिहार्य था। चूंकि वह शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों का हिस्सा था, इसलिए अन्य शिष्यों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भड़काना एक मूर्खतापूर्ण कदम होता जो उनसे कहीं अधिक रैंक का था। इसके अलावा उन्हें और किसी सबूत की जरूरत नहीं थी कि डस्टिन ऐसा प्राणी था जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था।
यहाँ तक कि डस्टिन, जो इस कठिन समय में काफ़ी अलग थलग रहा, ने भी वॉटसन को जमीन पर अपनी मुड़ी हुई स्थिति से सीधा खड़ा होते देख थोड़ी हैरानी में अपनी भौहें उठाईं। चूंकि वॉटसन उसके अधीनस्थों में से एक था, डस्टिन उसकी क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ था। अपनी आंखें बंद करके और वर्तमान में संघर्ष में लगे व्यक्तियों की आभा पर ध्यान केंद्रित करते हुए डस्टिन ने अथर्व द्वारा प्रदर्शित की जा रही शक्ति के स्तर को महसूस करने के लिए एक चाल चली। एक गुनगुनाहट के साथ उसने अपनी आंखें खोली और मापा कि अथर्व अभी भी स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा से नीचे था। अब जब वह पूरी तरह से खड़ा हो गया था, वॉटसन ने जमीन पर थूका और अपने प्रतिद्वंद्वी पर चिल्लाया, मरने के लिए तैयार रहो। वॉटसन के चेहरे पर एक बहादुर और निर्दयी योद्धा की आंखें झलक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उस पल वह अपनी जीत के बारे में निश्चित था और आखिरकार लड़ाई के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार था। अपनी पूरी ताकत से भागते हुए वॉटसन ने अपनी कमर पर लटकी म्यान से अपनी लंबी और चिकनी स्टील की तलवार निकाली, एक बार फिर अथर्व पर हमला करने के लिए तैयार। चूंकि वार का हमला विफल होने वाला था, ये पहली बार हो सकता है कि उसने स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा में पहुंचने के बाद से कई दर्शकों के सामने खुद को शर्मिंदा किया हो। वॉटसन, आपके लिए पीछे हटना बेहतर होगा, डस्टिन ने ठंडे स्वर में कहा, इससे पहले कि उसका अधीनस्थ पहले से ही हार जाए। लड़ाई के बीच में कदम रखने का फैसला किया। भारी सांस लेते हुए वॉटसन ने अपने मंदिर से थोड़ी तक बह रही गंदगी और पसीने को पोंछा और अनिच्छा से पीछे हट गया। अपने वरिष्ठ के सीधे आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुख्य रूप से आज्ञा पालन करना सबसे अच्छा था, भले ही उसके विरुद्ध कार्य करना उसे लुभाए। हाँ महाराज, वॉटसन ने कर्तव्यनिष्ठा से उत्तर दिया और अपनी निगाहें नीची कर लीं। अपनी तलवार म्यान में रखते हुए वॉटसन डस्टिन की ओर मुड़ा और उसकी ओर चल पड़ा। ये सभी को, विशेष रूप से उसके लिए, स्पष्ट हो गया था कि अथर्व वॉटसन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत अधिक कुशल था। वैसे भी यह एक हारने वाली लड़ाई थी, डस्टिन ने असंतुष्ट होकर सोचा। अपने अधीनस्थ को लंगड़ाते हुए जहां वह खड़ा था वहां जाते हुए देखा। अब अजनबी, डस्टिन ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की और दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए अपना रुख बदला। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कौन हो या तुम खुद को क्या समझते हो। इस समय क्षेत्र के आसपास के अन्य लोग काफी करीब से इकट्ठे हुए थे और दोनों के बीच बातचीत को गहरी दिलचस्पी से देख रहे थे। तुमने मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण किया है और मेरे गेट को नष्ट कर दिया है। भारी और गणना किए गए कदमों के साथ डस्टिन दूसरे की स्थिति में चला गया और फिर से बोलने से पहले उसके चेहरे पर खतरनाक तरीके से इशारा किया। अब तुम्हें भी नष्ट होना है। डस्टिन के इर्द गिर्द जानलेवा आभा इतनी बढ़ गई थी कि वह बहुत दूर तक पहुंच गई थी, जिससे दृश्य देखने वाले लोगों की आंखें शक्ति के प्रदर्शन से चौड़ी हो गई थीं। ऐसी कई चीजें थीं जिनके बारे में डस्टिन को 2 महीने तक चले आउटर कॉम्पिटिशन के लिए अपने कठोर प्रशिक्षण और तैयारी के दौरान पता नहीं था। सफल होने के लिए अपने समर्पण और अपनी शुद्ध एकाग्रता के कारण उन्हें ये जानकारी नहीं दी गई कि अथर्व स्नो सेक्ट के बाहरी शिष्य के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या आप निश्चित हैं कि आप नहीं जानना चाहते कि मैं कौन हूं? अथर्व ने व्यंग्य किया और अपनी बाहों को अपनी छाती पर रख लिया। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद आप मेरी पहचान जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। अपने सामने खड़े व्यक्ति की ठंडी और निर्दयी आंखों में सीधे घूरने के लिए और भी करीब आते हुए अथर्व ने अपने कंधे उचकाए और मुंह खोलने और बोलने से पहले अशुभ रूप से मुस्कुराया। अपने प्यारे भाई लूथर को याद करो, मैंने ही उसे मारा था। भीड़ से चौंककर अथर्व ने दूसरे को सताना जारी रखा। मैं ही था जिसने उसे कृपाणदांतेदार बाघ का सामना करने के लिए मजबूर किया। और जब वह लगभग बच गया, एक नाटकीय विराम के साथ अथर्व ने डस्टिन के हैरान और भयभीत चेहरे का सामना किया और उसकी आंखों में दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक उठी। मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी और काम खत्म कर दिया। अपनी बात खत्म करते हुए अथर्व को उनके चारों ओर बनी भीड़ की हिंसक प्रतिक्रियाओं का इंतजार नहीं करना पड़ा। डस्टिन का चेहरा भी राख और पीला पड़ गया था, जो उसे अभी अभी दी गई जानकारी से स्पष्ट रूप से चकित था। शिष्यों ने अपने दिलों में अपने बढ़ते डर और बढ़ती चिंता को दबाए रखा। इसके अलावा उनकी आत्माएं उस आदमी का सीधे सामना करने के लिए सहन नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उन्होंने पागल आदमी की आंखों के अलावा कहीं और देखना चुना। आखिरकार यह वही था। वे सभी चुपके से फुसफुसाए चिल्लाए। अचानक एहसास के साथ शिष्यों ने अपने विचारों को एक साथ जोड़ते हुए चौंक कर कहा, बेशक लूथर को किसी और ने नहीं बल्कि अथर्व ने मारा था। ये सोचना हमारी नासमझी थी कि लुइस ही उससे लड़ने वाला था। शिष्यों में से एक को अचानक पहले के कुछ पलों में चल रही एक अफवाह याद आ गई और उसने बीच में टोका, क्या आपको नहीं लगता कि अथर्व अपना बदला लेने के लिए यहाँ आया है? जब शिष्यों ने उसकी बात सुनी तो उसने घुटन भरी सांस ली और आगे कहा, बस इतना ही। मैंने सुना है कि डस्टिन ने सुबह लुइस पर हमला किया था। डस्टिन और अथर्व ने जो किया था उसके अचानक खुलासे के साथ अखाड़े के चारों ओर अराजकता बढ़ती गई।
लूथर की क्रूर हत्या के लिए खुद अथर्व की पुष्टि के साथ साथ उसके आसपास के लोगों की षड्यंत्रकारी बड़बड़ाहट के साथ डस्टिन को लगा कि उसके सीने में कुछ अतुलनीय रूप से गर्म है, क्योंकि क्रोध उसके पूरे अस्तित्व में बह रहा था और उसकी दृष्टि लाल हो गई थी। तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। ये शब्द चिल्लाते हुए डस्टिन ने अपने दबे हुए क्रोध और हताशा की पूरी ताकत के साथ उस पर हमला किया। बिजली की तरह डस्टिन ने अथर्व पर एक तेज और शक्तिशाली मुक्का मारने का लक्ष्य रखा की तरफ से। एक जोरदार जैब के साथ ही पूरे स्थान पर एक जोरदार आवाज गूंज उठी। जोरदार आवाज के बाद एक और जोरदार धमाका हुआ जब दोनों लड़ाके अपनी मुट्ठियां टकराने में कामयाब हो गए। जब अथर्व ने अपने पंच से हमले को रोकने का प्रयास किया, उनके हमले के बाद एक तीसरा अच्छी तरह से निशाना साधा गया जैब और ब्लॉक आया। डस्टिन और अथर्व दोनों पीछे हट गए, छाती धड़काते हुए। उनकी आंखें सतर्कता और अत्यधिक प्रतिरोध से जगमगा उठीं। वहां जमीन पर उनके छोटे लेकिन तीव्र हाथापाई के सबूत के तौर पर उथले पैरों के निशान थे। ये कैसे हो सकता है? भीड़ विस्मय और भ्रम से हौंफने लगी। हवा में तनाव की चिंगारी भड़क उठी, इतना भारी कि दम घुटने लगा। यह अथर्व वास्तव में कितना मजबूत है। वे खुद से ही बुदबुदा रहे थे। जो उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखा था उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है कि अथर्व और डस्टिन बराबरी के हों? उनमें से कुछ ने जोड़ा और हैरानी में अपनी आंखें झपकाईं। दोनों के आसपास के शिष्यों ने आगे क्या होने वाला है इसकी प्रत्याशा में अपनी सांस रोक ली, क्योंकि वे युद्ध के परिणाम की भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इस तथ्य के बावजूद कि अथर्व ने आसानी से वॉटसन को हरा दिया था, यह अभी भी एक झटका था कि वह वर्तमान में डस्टिन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। वह स्किन रिफाइनमेंट की 9वीं कक्षा में पहुंच गया है। क्या यह एक लोकप्रिय अफवाह नहीं थी कि उसके पास कोई आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं था? भीड़ अंतहीन रूप से बड़बड़ा रही थी। जैसे जैसे दोनों आमने सामने होते गए उनकी बेचैनी बढ़ती गई। डस्टिन से एक आत्महीन हंसी सुनाई दी। फिर उस आदमी ने लड़ाई की स्थिति ले ली और अथर्व का सामना किया। अपनी आंखों में चमक के साथ अथर्व ने अपनी उंगलियों से उसे इशारा करके स्पष्ट चुनौती का जवाब दिया। बहुत अच्छा, बहुत समय हो गया है जब किसी ने मुझे इस तरह से उकसाया है जैसे तुमने अभी किया। तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को मारने की बात भी स्वीकार की है जिसे मैं प्यार करता था। गुर्राते हुए उसने अपने बालों को पीछे धकेला और अपना रुख चौड़ा किया, अथर्व की शक्ति को देखने के बाद अपने अविश्वसनीय कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार। जैसे मैंने तुम्हारे भाई को बेरहमी से और बिना किसी पछतावे के मारा है, मैं तुम्हें भी उसी तरह खत्म कर दूंगा। डस्टिन के ताने का जवाब देते हुए अथर्व ने एक भयावह स्वर में कहा, क्यों न हम इसे डेथ एरेना में खत्म कर दें? मैं इंतजार करूंगा। इन शब्दों के साथ वापस मुड़ने और जाने के बाद उसके कपड़े उसके पीछे लहराने लगे, क्योंकि माहौल तनाव से और भी घना हो गया था। सभी शिष्य जो भीड़ में थे वे केवल डस्टिन के लिए रास्ता बना सकते थे और उसके कदम उठाने का इंतजार करते हुए ध्यानमग्न होकर देख सकते थे। क्या सचमुच ऐसा ही होने वाला है? उनमें से कुछ ने सांस रोककर सोचा, हम में से केवल एक ही जीवित बचेगा। कोई भी इस गहरी खामोशी को चाकू से काट सकता था। अपने से दूर जा रहे आदमी से जोर देते हुए वह आगे कहता है, और यह मैं ही होने वाला हूँ। अपने दुश्मन की पीठ पर एकाग्र दृष्टि डालते हुए डस्टिन अथर्व के पीछे मैदान में चला गया। जैसे ही युद्ध शुरू होने की खबर फैली, डेथ एरेना में कोलाहल मच गया। इसके अलावा एक बार शांत मैदान अब बातचीत और प्रत्याशा से भर गया था। बाहरी शिष्यों की लगातार बातचीत के कारण खबर अंदर के शिष्यों तक भी पहुंच गई थी और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। 1 घंटे के भीतर डेथ एरेना के नीचे लड़ाई देखने के लिए अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे। कौन जीत सकता है और कौन बच सकता है, इस बारे में मैदान में चर्चा हो रही थी और परेशान करने वाले शिष्यों की ओर से कुछ दांव भी लगाए गए थे। चेहरों के समुद्र के बीच दोनों सेनानियों से सीधे जुड़े कुछ लोग सामने की ओर चिल्ला रहे थे, ये देखने की बेताबी से कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में क्या हो रहा है। एक साथ लिपटे शवों से नाखुश विवियन घबरा गई और चिल्लाई, अथर्व क्या सोच रहा था? उसने अभी कहा था कि वह दवा लेने जा रहा है और अगली बात जो मुझे पता चली वह मौत से लड़ रहा है। सभी लोगों में से डस्टिन के साथ शोर के बावजूद उसकी तेज आवाज उसके बगल में बैठी अन्य महिलाओं तक पहुंची। उसके बगल में एग्नेस भी उतनी ही उलझन और नाराजगी के साथ मैदान में पहुंची। क्या आप में से कोई जानता है कि डस्टिन के लिए उसके मन में इतनी गहरी नाराजगी और गुस्सा क्यों है? उसने पूछा। जाहिर तौर पर वह 1 घंटे पहले हुए खुलासे के लिए मौजूद नहीं थी। क्या यह इतना जरूरी है कि वे मौत से लड़ें? अखाड़े में तैयारी कर रहे अथर्व को घूरते हुए एग्नेस ने चिंता और हार के साथ सोचा, क्या वह अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है या उसे सिर्फ इस तरह की लड़ाई का प्रस्ताव देने का भरोसा है? घटना को देखने वाले लोगों के बीच अंतहीन बातचीत और गपशप के कारण एग्नेस को आखिरकार पता चल गया कि मौत के मैच से पहले क्या हुआ था और साथ ही उन दोनों के बारे में जो कुछ भी पता चला था। मैदान के नीचे मौजूद भीड़ डर के मारे इंतजार कर रही थी, क्योंकि डस्टिन और अथर्व का आमना सामना होने वाला था। हवाएं गरज रही थीं और आसमान में थोड़ा अंधेरा छा रहा था, मानो प्रकृति को भी पता हो कि क्या होने वाला है।
एक बेचैन लड़की ने अपने होंठ काटे और सामने खड़ी महिला पर नजरें गड़ाने से पहले मैदान पर नजरें गड़ा दीं। मास्टर ग्रेस, क्या आपको नहीं लगता कि यह आदमी बहुत ज्यादा आवेगी है? क्या मुझे उसे नीचे नहीं बुलाना चाहिए और यह बकवास बंद नहीं करना चाहिए? अपने शब्दों के साथ हीदर ने एक बार फिर अथर्व की ओर देखा जो अखाड़े में थी, परेशान और उत्तेजित। दोनों महिलाएं स्नो सेक्ट के इर्द गिर्द टहल रही थीं, इससे पहले कि सारा हंगामा शुरू हो जाए, और उन्होंने अथर्व और डस्टिन के बारे में सुना था जो डेथ एरेना में लड़ने के लिए दृढ़ थे। कथित मैच तक दौड़ते हुए उनके दिमाग में यह विचार भरा हुआ था कि उन्होंने अपने विवाद को इस तरह से निपटाने का फैसला क्यों किया और आखिरकार कौन दूसरे पर जीत हासिल करेगा। ग्रेस के गुलाबी होंठों से एक आह निकली और उसने सहमति से अखाड़े को देखा। हम उसे रोकने की कोशिश में केवल प्रयास बर्बाद करेंगे। उसने पहले ही अपने लिए फैसला कर लिया है, क्योंकि आखिरकार वह खुद के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा ग्रेस ने उदास होकर आह भरी और अथर्व को दया से देखा। भले ही मैंने उसे रोकने की कोशिश की हो, मुझे विश्वास नहीं है कि वह वैसा करेगा जैसा मैंने कहा था। लड़ाई शुरू करने के लिए 1 घंटा बजने पर एक गूंजती और कान फाड़ने वाली आवाज़ सुनी जा सकती थी। जैसे ही दोनों विरोधियों ने एक साथ घंटा बजाया, भीड़ काफ़ी शांत हो गई थी। उन दोनों द्वारा बनाई गई गंभीर ध्वनि दर्शकों द्वारा किए जा रहे शोर को शांत कर रही थी। एक एल्डर को मैदान में प्रवेश करते देखा जा सकता था, एक पूर्व एल्डर जिसने मौत के मैचों का संचालन किया था और जो भी इस तरह की क्रूर प्रतियोगिता में प्रवेश करता था उसकी औपचारिकताओं की व्यवस्था करता था। हालांकि एल्डर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डस्टिन डेथ एरेना पर खड़ा है। वह अथर्व की उपस्थिति से और अधिक हैरान था। उन दोनों पुरुषों को देखने आए लोगों की तरह कई लोग अभी भी अथर्व को शक्तिशाली डस्टिन से लड़ने के लिए इतना बहादुर देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आखिरकार एल्डर अथर्व से परिचित थे, उसकी सभी क्षमताओं, उसके व्यक्तित्व और उसकी पृष्ठभूमि से। एल्डर का नाम एल्डर एबॉट था और वह स्नो सेक्ट के 9वें एल्डर थे। इस प्रभावशाली पद के साथ जैसे ही दोनों ने ऊपर देखा, उसने अनावश्यक प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा और यह पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या अथर्व और डस्टिन दोनों ने लड़ाई की शर्तों पर पूरी तरह से सहमति व्यक्त की थी और जो भी हारने वाला था उसके लिए क्या परिणाम होंगे। उनके गंभीर "हाँ, मैं सहमत हूं" पर एल्डर एबॉट ने अंतिम रूप से सिर हिलाया। जो भी हारने वाला था और मर जाएगा, उसके बारे में अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने इस तथ्य पर विचार किया कि उसके दाईं ओर का आदमी डस्टिन उसके जैसे अर्धमर एल्डर के लिए बहुत कम मायने रखता था। अपनी बाईं ओर देखते हुए वह उतना ही नाखुश था अथर्व, जो वास्तव में उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता था और आमतौर पर उसके कर्तव्यों में बाधा डालता था। एल्डर ने उदासीन भाव से सीधे सामने देखा। उसके शरीर में एक भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उसे उन दोनों की कोई चिंता नहीं थी। उसे मेरे हाथों मरना होगा। अथर्व की एक क्रूर चीख ने अचानक अखाड़े को चीर दिया और भीड़ के शोर ने उसके जुनून और हत्या के इरादे को और बढ़ा दिया। मैं अपने भाई के लिए शोक मनाऊंगा। डस्टिन ने आगे बढ़ने से पहले अपनी उंगली से अथर्व की ओर इशारा किया। उसका सिर काटकर। दूसरे आदमी ने भी उतनी ही क्रूरता से जवाब दिया जितना अथर्व ने दिया था। डस्टिन की स्पष्ट चुनौती के साथ अथर्व दुर्भावनापूर्ण रूप से मुस्कुराया और अपनी जगह पर आ गया। फिर एल्डर एबॉट की घोषणा हुई, ठीक है, अब आप शुरू कर सकते हैं। चूंकि डेथ एरेना के नियम क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए अच्छी तरह से ज्ञात थे, इसलिए कोई गलती नहीं की जा सकती थी। जीतने वाला जीवित रहेगा और हारने वाला मर जाएगा। नियमों में कोई अपवाद नहीं था और कोई भी इससे ऊपर नहीं था। गहरी सांस लेते हुए एल्डर एबॉट ने व्यवहारिक रूप से दोनों लड़ाकों के अंदर बढ़ते क्रोध की तीव्रता को महसूस किया, साथ ही साथ अखाड़े की जमीन पर खून बहाने और मारने की बेताब इच्छा भी। दोनों के बीच बढ़ते तनाव के साथ एल्डर ने घातक मैच को शुरू करने के लिए अखाड़े से बाहर निकलने का प्रयास किया। मुख्य मैदान से एक और विचलित करने वाली आवाज़ आई, जिसने संकेत दिया कि लड़ाई वास्तव में शुरू हो गई थी। बिना किसी देरी के दोनों साहसी लड़ाकों ने एक दूसरे को सिर काटने के लिए एक पल में एक दूसरे पर निशाना साधा। जाओ जाओ। एक पल के लिए उनके फुर्तीले और जादुई रूप से तेज हमलों के कारण दोनों पुरुषों में केवल हलचल देखी जा सकती थी। नीचे बैठे दर्शकों ने और भी जोर से जयकार की। स्पष्ट रूप से दो अत्यधिक कुशल व्यक्तियों के बीच एक दूसरे पर हावी होने के प्रयास में लड़ाई का आनंद लिया। भयंकर बाघ शक्ति, विस्फिस्ट, अथर्व ने अपनी शक्ति के साथ चिल्लाया। एक प्रभावी चाल को आगे बढ़ाते हुए अथर्व ने अपना सबसे मजबूत मुक्का मारा, क्योंकि अब उसे डस्टिन जैसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के कौशल की उम्मीद थी। इसके अलावा उसने अपने हमले से कुछ भी नहीं रोका। दूसरे व्यक्ति की बात आने पर उसे चोट पहुंचाने और मारने का इरादा उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर था। चूंकि अथर्व आवेगशील था और अक्सर लापरवाही दिखाता था, इसलिए आरक्षण का विचार उसके लिए एक विदेशी अवधारणा थी। अपने हमले की अराजकता के बीच उसने डस्टिन के चेहरे पर सीधे मुक्का मारने की पूरी कोशिश की, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। दूसरे को दर्द से कराहने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से बाघ की छाया की एक स्पष्ट आभा ने उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया और उसे लगा जैसे वह अजेय है। दूसरी ओर डस्टिन भी अथर्व पर अपने हमलों को विफल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
दर्शकों को मैच के दौरान जोर से चिल्लाते और हौंफते हुए सुना जा सकता था, क्योंकि दोनों ने युद्ध में शानदार कौशल दिखाया, साथ ही आक्रामक जादू के हमले से अपने शरीर की रक्षा करने में सक्षम थे। हड्डी तोड़ने वाली हथेली, एक में 3 हथेलियां। डस्टिन ने अपनी विशेष चाल का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाया। उस पल में डस्टिन ने 3 काले हाथ के निशान बनाए जो हवा के ऊपर अशुभ रूप से मंडरा रहे थे। एक विजयी मुस्कुराहट के साथ तीनों हाथ के निशान उनके चेहरों के ठीक सामने विलीन हो गए, जो काली ऊर्जा से चमक रहे थे। एक दूसरे पर एक साथ उनके हमलों के साथ एक भारी गर्जना सुनाई दी जिसने लड़ाई को एक क्षण के लिए रोक दिया। भीड़ पहले से कहीं ज्यादा जोर से चुप हो गई। दोनों योद्धाओं ने द्वंद्व युद्ध फिर से शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है। अध्याय 40 क्रोध का युद्ध। अब अथर्व और डस्टिन दोनों ही अत्यधिक क्रोधी हो गए थे। एक भीषण युद्ध अपरिहार्य हो गया था। पानी की जांच करने वाले अस्थायी कदम उठाने के बजाय दोनों योद्धाओं ने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत को एक बार में ही छोड़ दिया, थोड़ी सी भी कमी नहीं की। डस्टिन अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए दृढ़ था। इस बीच अथर्व उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता था जिसने उसके दोस्त को अपंग बना दिया था। मार्शल आर्ट की इस दुनिया में कोई सही और गलत नहीं था, केवल सबसे योग्य और मजबूत ही जीवित रह सकता था। ऐसा ही देश का नियम था। डस्टिन की हड्डी कुचलने वाली हथेली बेहद ठंडी और तीखी थी, जो अथर्व पर एक अप्रत्याशित पैटर्न रहित चाल में आई। यहां तक कि सबसे तेज योद्धा भी उसकी चाल में छिपी शैतानी ताकतों का अनुमान नहीं लगा सकते थे। डस्टिन की ताकत और प्रतिष्ठा उससे कहीं आगे थी। वह इस क्षेत्र में कुछ जबरदस्त हासिल करने के काफी करीब था, क्योंकि उसने हड्डी कुचलने वाली हथेली में लगभग पूर्णता तक महारत हासिल कर ली थी। स्नो सेक्ट के शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से एक के रूप में उनका सामना करना एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा वह त्वचा शोधन की 9वीं कक्षा में एक योद्धा था। इस वजह से उसकी हड्डी कुचलने वाली हथेली ने उन सभी को भयभीत कर दिया जो कभी उसके खिलाफ लड़े थे। लेकिन अथर्व की विजमुट्ठी भी पूर्णता के करीब थी और उसकी मुट्ठी की शक्ति पीले स्तर की किसी भी साधना पद्धति जितनी ही मजबूत थी। अथर्व की हरकतों से बाघों की दहाड़ की आवाज गूंजने लगी, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति के कान के पर्दे फटने लगे। दर्शकों को ऐसा लगा जैसे अथर्व एक खूंखार बाघ बन गया हो और अखाड़े में घूम रहा हो। उसकी मुट्ठी की ताकत ने त्वचा शोधन के योद्धाओं को भी शर्मिंदा कर दिया। धमाका! उनके हाथों के टकराने से 2 शक्तिशाली धमाके हुए। दोनों योद्धाओं ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक दूसरे पर फेंका। तीव्र ऊर्जा उनके चारों ओर असंख्य तरंगों में बदल गई। लहरें पूरे अखाड़े में फैल गईं। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह ढह जाएगी। फर्श पर भारी कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। उसके बाद दोनों योद्धा हिंसक रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। फिर उन्होंने अपने हथियार निकाले और एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे। अथर्व अपनी नई लंबी कृपाण के साथ अजेय लग रहा था। इस बीच डस्टिन ने अपनी कमर से एक नाजुक नर्म लोहे की तलवार निकाली थी। उसकी घूमती तलवार एक नाचते हुए विषैले सांप की तरह लग रही थी, जो अपने शिकार पर वार करने के लिए एक कोण ढूंढ रहा था। उनके पास अलग अलग बनावट और विशेषताएं थीं। अथर्व आग के एक महान अधिपति की तरह था, जबकि डस्टिन अंधेरे में एक क्रूर राजा की तरह था। वे दोनों बेहद शक्तिशाली थे और दोनों में से कोई भी अपने विरोधी से नहीं डरता था। नोवेल बिन उनकी तलवारों की टक्कर से हिंसक चिंगारियां निकलीं। बचाव अब कोई विकल्प नहीं था। दोनों ने अपने शस्त्रागार में सबसे घातक और भयंकर हमलों का इस्तेमाल किया। एक कटने वाली आवाज। वे अपने हथियारों को केवल कुछ ही क्षणों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लड़ाई के दौरान उनकी त्वचा पर अधिक से अधिक कट और घाव दिखाई देने लगे। क्या वे पागल हो गए हैं? वे सिर्फ जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अखाड़े के आसपास मौजूद कई शिष्यों ने दम तोड़ दिया। उनकी आवाज कांप रही थी। यह मौत का अखाड़ा है। वे उस समय मौत की संभावना के लिए तैयार हो सकते हैं जब उन्होंने लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया था। वे दोनों पूरी ताकत से लड़ते हैं। वे जानते हैं कि केवल विजेता ही एक और दिन देखने के लिए जीवित रह सकता है। ओह भगवान, तुम सही हो। मौत के मैदान पर योद्धाओं को अपने शरीर की हर हड्डी से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति जीवित बच सकता है। इस बार वह कौन होगा? परिणाम जो भी हो, ये लड़ाई पौराणिक बनने जा रही है। अथर्व बहुत साहसी है। अगर वह केवल त्वचा शोधन की 9वीं कक्षा तक पहुंच जाता तो वह जय होता। उसने उस समय का इंतजार क्यों नहीं किया? शायद वह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है, लेकिन वह इतने कम समय में शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों जितना सक्षम हो गया है। उनमें से कई ने इस पर आह भरी। क्या रहस्यमय और अद्भुत योद्धा है। हाँ, मरो। दर्शकों के बीच बहस गर्मा गई, लेकिन आखिरी मिनट तक दोनों में से किसी के भी विजेता बनने की संभावना बराबर थी। डस्टिन ने एक बार चिल्लाना शुरू किया तो वह अजेय हो गया। उसकी तलवार में सफ़ेद रोशनी थी जिससे बहुत ज्यादा शक्ति निकल रही थी। वह तलवार की रोशनी थी। शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से 9वें के रूप में जिम को तलवार की रोशनी में महारत हासिल करने के बारे में बहुत कम जानकारी थी।
डस्टिन, पांचवें शिष्य के लिए ये जानना सामान्य था कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, हालांकि उसकी तलवार की रोशनी केवल प्रारंभिक चरण में थी। ये सबसे अधिक दूसरे स्तर के करीब हो सकती थी, हालांकि यह अभी भी काफी शक्तिशाली थी। तलवार की रोशनी, दूसरे स्तर के करीब एक तलवार की रोशनी। डस्टिन वास्तव में अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। उसने अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल किया। अखाड़े में हर कोई और भी उत्साहित हो गया। उनकी फुसफुसाहट की गूंज बढ़ने लगी। एक योद्धा की लाइट एप्रिसिएशन की समझ उसके उपहार को मापने का मानक थी। तलवार प्रकाश सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है। अथर्व मृत मांस है। मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? हीदे ने उत्सुकता से कहा। उसे उम्मीद थी कि ग्रेस अथर्व की मदद करेगी। तलवार प्रकाश ने डस्टिन की ताकत को अगले स्तर तक बढ़ा दिया। त्वचा शोधन की 8वीं कक्षा में एक योद्धा के रूप में अथर्व उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। स्नो सेक्ट ने निर्धारित किया है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मृत्यु क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सिवाय एक बुजुर्ग के। अधिक विशिष्ट रूप से, वास्तव में एक जन्मजात आत्मा, ग्रेस ने भारी मन से उत्तर दिया। अस्थि सुदृढ़ीकरण के योद्धा के रूप में वह तलवार प्रकाश की क्षमता की सीमाओं को जानती थी। लेकिन मुझे उस पर विश्वास है, वह हमें निराश नहीं करेगा। ग्रेस ने युवा शिष्य में अपना विश्वास बनाए रखा। वह 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की शक्ति के बारे में जानती थी। वह तलवार प्रकाश का भी उपयोग कर रहा है, लेकिन उसकी तलवार की रोशनी जिम की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अथर्व ने डस्टिन की तेज गति को महसूस करते हुए सोचा। लेकिन मेरा 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला भी अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। फिर उसने अपनी शक्ति पर काबू पाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही अथर्व सिर से पैर तक लाल हो गया। उस लाल रंग के साथ हल्का नारंगी रंग घुल गया। देखो, उसने फिर से उस शक्तिशाली साधना पद्धति का इस्तेमाल किया। अथर्व के परिवर्तन को देखकर कई शिष्य चिल्ला उठे। 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला, वह बहुत असाधारण है। सहस्राब्दियों में हमारे पास ऐसा योद्धा नहीं था। उसे एल्डर एबॉट, स्नो सेक्ट के 9वें एल्डर, भावुक हो गए थे। योद्धा को अपने अंतिम युद्ध में 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला का उपयोग करते देखने के बाद वे अथर्व से जुड़ गए थे। एक अर्धअमर योद्धा के रूप में एल्डर एबॉट के पास वर्षों का अनुभव और ज्ञान था। उन्होंने जल्दी से निर्धारित किया था कि अथर्व की चाल 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला थी। अथर्व को नोटिस न करना असंभव है। ऐसा हर दिन नहीं होता है कि कोई योद्धा 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला में महारत हासिल कर ले। मुझे डर है कि उस व्यक्ति ने भी अब तक उसे नोटिस कर लिया होगा, एल्डर एबॉट ने सोचा। उन्होंने एक बार फिर इस योद्धा के बारे में अपना विचार बदल दिया था। अपनी बॉडी रिफाइनिंग साधना पद्धति को छोड़ो। तुम मुझे नहीं डरा सकते, तुम छोटे कमीने। मैं तुम्हें किसी भी तरह से नष्ट कर दूंगा। डस्टिन हताश होकर चिल्लाया। डार्क डायबोलिक स्वॉर्ड्स, अब तुम्हारे जीवन को त्यागने का समय आ गया है। डस्टिन ने अपनी तलवार को एक झटके में 3 बार घुमाया। यह एक चतुर चाल थी क्योंकि यह धुंधली और अगोचर हो गई थी। लेकिन अथर्व ने इसके अंदर की भयावह शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। तलवार की रोशनी की सहायता से डस्टिन की शक्ति अब बढ़ गई थी। त्वचा शोधन के चरम पर पहुंच गई थी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।